तो फाइनली आफ्टर सो मच डिमांड मैं आपके लिए एमकॉम थर्ड सेमेस्टर के मोस्ट डिमांडेड वन शॉट वीडियोस लेकर आई हूँ। इस सीरीज में मैंने सिर्फ वही टॉपिक्स कवर किए हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है और प्रीवियस ईयर्स में आ चुके हैं। अगर आपको समझ नहीं आ रहा क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है तो ये वीडियो आपके लिए ही है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इस वीडियो के साथ आपको नोट्स भी मिलेंगे जिससे मैं अभी पढ़ा रही हूँ। ये नोट्स मैंने खुद प्रिपेयर किए हैं और इनमें बुक के सिर्फ इम्पॉर्टेंट और रेलेवेंट टॉपिक्स कवर किए गए हैं। अगर आपको नोट्स पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, वहाँ क्लियरली लिखा है कि पीडीएफ को कैसे और कहाँ से एक्सेस करना है। अब टॉपिक स्टार्ट करते हैं। यूनिट 1, मीनिंग ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। डेफिनेशंस ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन बताती है कि इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट्स को बिजनेस मैनेजमेंट की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए यूज किया जाता है। इस सब्जेक्ट में थियोरी पढ़ना ही मेन एम नहीं होता, बल्कि थ्योरी को प्रैक्टिकल सिचुएशंस में अप्लाई करना सिखाया जाता है। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स मैनेजर्स की एफिशिएंसी बढ़ाने पर फोकस करता है ताकि डिसीजंस लॉजिकल हों और बिजनेस स्मूथली चले। एग्जाम्पल, डिमांड का कॉन्सेप्ट बुक में पढ़ना अलग बात है, लेकिन मार्केट डिमांड देखकर प्रोडक्शन प्लान करना मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का प्रैक्टिकल यूज है। नेचर ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक नेचर। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स माइक्रो इकोनॉमिक नेचर का होता है क्योंकि ये इंडिविजुअल यूनिट्स जैसे फर्म पर फोकस करता है, पूरी इकोनॉमी पर नहीं। फर्म लेवल डिसीजंस जैसे प्राइस फिक्स करना, आउटपुट डिसाइड करना, कॉस्ट कंट्रोल करना इस नेचर के अंदर आते हैं। एग्जाम्पल, एक कंपनी डिसाइड करती है कि प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज करना है या नहीं, ये माइक्रो लेवल डिसीजन होता है। नॉर्मेटिव नेचर। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स नॉर्मेटिव नेचर का होता है, यानी ये बताता है कि क्या करना चाहिए। ये सर्व सिचुएशन एक्सप्लेन नहीं करता, बल्कि बेस्ट सोल्यूशन सजेस्ट करता है। मैनेजर्स को क्लियर गाइडेंस मिलती है कि बिजनेस ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए कौन सा डिसीजन सही रहेगा। एग्जाम्पल, अगर कंपनी का प्रॉफिट कम हो रहा है तो कॉस्ट रिड्यूस करनी चाहिए या प्राइस रिवाइज करना चाहिए, इसका सजेशन दिया जाता है। प्रैग्मेटिक एंड प्रैक्टिकल नेचर। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स प्रैक्टिकल नेचर का होता है क्योंकि ये रियल बिजनेस प्रॉब्लम से रिलेटेड होता है। ये सब्जेक्ट क्लासरूम तक लिमिटेड नहीं रहता, बल्कि एक्चुअल बिजनेस एनवायरनमेंट में अप्लाई होता है। मैनेजर्स डेली बेसिस पर मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट्स यूज करते हैं। एग्जाम्पल, अगर सेल्स गिर रही है तो डिमांड, प्राइस और कंपटीशन एनालाइज करके सोल्यूशन निकाला जाता है। डिसीजन ओरिएंटेड नेचर। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स डिसीजन ओरिएंटेड होता है, इसका मेन फोकस डिसीजन मेकिंग पर होता है। मैनेजर्स के सामने कई ऑप्शंस होते हैं और सही ऑप्शन चूज करना ज़रूरी होता है। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स हेल्प करता है कि डिसीजन इमोशनल नहीं बल्कि लॉजिकल और डेटा बेस्ड हो। एग्जाम्पल, कंपनी डिसाइड करती है कि न्यू मशीन खरीदनी है या ओल्ड मशीन से काम चलाना है। ये डिसीजन मैनेजरियल इकोनॉमिक्स की हेल्प से लिया जाता है। इंटरडिसिप्लिनरी नेचर। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स अकेले इकोनॉमिक्स पर डिपेंड नहीं करता, ये मैनेजमेंट, स्टैटिस्टिक्स, अकाउंटिंग और बिजनेस स्टडीज से जुड़ा होता है। डिफरेंट सब्जेक्ट्स की इंफॉर्मेशन कंबाइन करके बेटर डिसीजन लिया जाता है। एग्जाम्पल, कॉस्ट डाटा अकाउंटिंग से मिलता है, फ्यूचर डिमांड स्टैटिस्टिक्स से एस्टिमेट होती है और फाइनल डिसीजन मैनेजमेंट लेता है। फॉरवर्ड लुकिंग नेचर। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स फ्यूचर ओरिएंटेड होता है। मैनेजर्स फ्यूचर प्लानिंग करते समय पास्ट डेटा और प्रेजेंट सिचुएशन एनालाइज करते हैं। अनसर्टेनिटी होने के बावजूद मैनेजरियल इकोनॉमिक्स हेल्प करता है फ्यूचर रिस्क रिड्यूस करने में। एग्जाम्पल, फ्यूचर डिमांड को ध्यान में रखकर प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज करना। स्कोप ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। डिमांड एनालिसिस। डिमांड एनालिसिस कंज्यूमर बिहेवियर स्टडी करता है। मैनेजर्स को आइडिया मिलता है कि प्रोडक्ट की डिमांड अभी कितनी है और फ्यूचर में कितनी हो सकती है। एग्जाम्पल,
फेस्टिवल सीजन में डिमांड बढ़ेगी या नहीं, ये डिमांड एनालिसिस से पता चलता है। कॉस्ट एनालिसिस, कॉस्ट एनालिसिस डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट समझने में हेल्प करता है। मैनेजर्स अननेसेसरी एक्सपेंसेस आइडेंटिफाई कर पाते हैं और कॉस्ट कंट्रोल आसान हो जाता है। एग्जाम्पल, रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ रही है तो ऑल्टरनेटिव सप्लायर सर्च किया जाता है। प्रोडक्शन एनालिसिस, प्रोडक्शन एनालिसिस का फोकस होता है ऑप्टिमम लेवल ऑफ आउटपुट डिसाइड करना। अवेलेबल रिसोर्सेज का बेस्ट यूज किया जाता है ताकि वेस्टेज ना हो। एग्जाम्पल, एक दिन में कितनी यूनिट्स प्रोड्यूस करनी चाहिए, ये प्रोडक्शन एनालिसिस से डिसाइड होता है। प्राइसिंग डिसीजंस, प्राइसिंग डिसीजंस में प्रोडक्ट का प्राइस फिक्स किया जाता है। कॉस्ट, डिमांड, कंपटीशन, मार्केट कंडीशन सब कंसिडर किया जाता है। एग्जाम्पल, कॉम्पिटिटिव मार्केट में प्राइस ज़्यादा रखने से सेल्स कम हो सकती है। प्रॉफिट एनालिसिस, प्रॉफिट एनालिसिस रेवेन्यू और कॉस्ट के रिलेशन पर फोकस करता है। मैनेजर्स प्रॉफिट प्लान करते हैं और प्रॉफिट कंट्रोल के मेथड्स यूज करते हैं। एग्जाम्पल, प्रॉफिट कम हो रहा है तो कॉस्ट रिड्यूस करने या सेल्स बढ़ाने पर फोकस किया जाता है। कैपिटल मैनेजमेंट, कैपिटल मैनेजमेंट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन से रिलेटेड होता है। फंड्स कहाँ इन्वेस्ट करने हैं ये डिसाइड किया जाता है। एग्जाम्पल, न्यू प्लांट लगाना चाहिए या नहीं, ये कैपिटल मैनेजमेंट का डिसीजन है। इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। मैनेजर्स रैशनल और लॉजिकल डिसीजंस लेते हैं। स्कार्स रिसोर्सेज का एफिशिएंट यूज होता है। लैंड, लेबर, कैपिटल और टाइम वेस्ट नहीं होते। प्रॉफिट प्लानिंग आसान हो जाती है। कॉस्ट और रेवेन्यू बैलेंस में रहते हैं। डिमांड फोरकास्टिंग एक्यूरेट होती है। प्रोडक्शन और सेल्स प्लानिंग बेटर होती है। कॉस्ट कंट्रोल इफेक्टिव होता है। अननेसेसरी एक्सपेंसेस रिड्यूस होते हैं। लॉन्ग टर्म प्लानिंग पॉसिबल होती है। रिस्क और अनसर्टेनिटी में भी पॉलिसीज बनती हैं। रोल ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिस्ट, मैनेजरियल इकोनॉमिस्ट डिमांड फोरकास्टिंग में मैनेजमेंट की हेल्प करता है। फ्यूचर डिमांड एस्टिमेट करता है। प्राइसिंग डिसीजंस में सपोर्ट करता है। प्रॉपर प्राइस सजेस्ट करता है। कॉस्ट और प्रोडक्शन डेटा एनालाइज करता है। मिनिमम कॉस्ट पर ऑप्टिमम आउटपुट अचीव करने में हेल्प करता है। प्रॉफिट प्लानिंग और कंट्रोल में मैनेजमेंट को गाइड करता है। रेवेन्यू और एक्सपेंसेस एनालाइज करता है। पॉलिसी फॉर्मुलेशन में सपोर्ट करता है। एक्सपेंशन, इन्वेस्टमेंट और डाइवर्सिफिकेशन रिलेटेड डिसीजंस लिए जाते हैं। मैनेजरियल इकोनॉमिस्ट एडवाइजरी रोल निभाता है। मैनेजमेंट को इकोनॉमिक एडवाइस देता है। बिजनेस को एफिशिएंटली और प्रॉफिटेबली चला पाते हैं। प्रिंसिपल ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अवसर लागत का सिद्धांत। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मीनिंग होता है किसी एक ऑप्शन को चूज करने पर जो दूसरा बेस्ट ऑप्शन छोड़ना पड़ता है उससे मिलने वाला बेनिफिट ही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाता है। सिंपल वर्ड्स में समझो, हर डिसीजन में मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं लेकिन हम एक ही ऑप्शन चूज कर सकते हैं। जिस ऑप्शन को हम चूज नहीं करते उसका बेनिफिट सैक्रिफाइस हो जाता है और वही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमेशा मनी में ही नहीं होता, कभी टाइम सैक्रिफाइस होता है, कभी एफर्ट सैक्रिफाइस होता है, कभी फ्यूचर बेनिफिट सैक्रिफाइस होता है। एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट के पास दो ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन है पार्ट टाइम जॉब करना, दूसरा ऑप्शन है सेम टाइम में कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करना। अगर स्टूडेंट पार्ट टाइम जॉब चूज करता है तो एग्जाम प्रिपरेशन का बेनिफिट छोड़ना पड़ेगा। ये छोड़ा गया बेनिफिट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाएगा। बिजनेस एग्जाम्पल, कंपनी के पास लिमिटेड कैपिटल है। ऑप्शन 1 है न्यू मशीनरी में इन्वेस्ट करना। ऑप्शन 2 है मार्केटिंग पर इन्वेस्ट करना। अगर कंपनी मशीनरी में इन्वेस्ट करती है तो मार्केटिंग से मिलने वाला एक्स्ट्रा प्रॉफिट सैक्रिफाइस होगा, यही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में ये प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैनेजर को डिसीजन लेते समय सिर्फ चोजन ऑप्शन नहीं बल्कि छोड़े गए ऑप्शन का बेनिफिट भी कंसिडर करना होता है। इस प्रिंसिपल की हेल्प से मैनेजर डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स कंपेयर करता है और रिसोर्सेज का मोस्ट प्रॉफिटेबल यूज सिलेक्ट करता है। प्रिंसिपल ऑफ इंक्रीमेंटल कॉस्ट,
वृद्धिशील लागत का सिद्धांत। इंक्रीमेंटल कॉस्ट का मतलब होता है डिसीजन बदलने से जो एक्स्ट्रा कॉस्ट आती है उसे इंक्रीमेंटल कॉस्ट कहते हैं। ये प्रिंसिपल टोटल कॉस्ट पर फोकस नहीं करता बल्कि चेंज की वजह से आई एक्स्ट्रा कॉस्ट पर फोकस करता है। मैनेजरियल डिसीजंस हमेशा इंक्रीमेंटल कॉस्ट और इंक्रीमेंटल रेवेन्यू को देखकर लेनी चाहिए। एग्जाम्पल, एक फैक्ट्री रोज 100 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रही है। मैनेजर सोचता है कि प्रोडक्शन 110 यूनिट्स कर दिया जाए। इस डिसीजन से जो एक्स्ट्रा कॉस्ट आएगी रॉ मटेरियल, लेबर और इलेक्ट्रिसिटी की, वही इंक्रीमेंटल कॉस्ट कहलाएगी। अगर 10 एक्स्ट्रा यूनिट्स बेचने से एक्स्ट्रा रेवेन्यू एक्स्ट्रा कॉस्ट से ज़्यादा है तो डिसीजन सही माना जाएगा। अगर एक्स्ट्रा रेवेन्यू इंक्रीमेंटल कॉस्ट से कम है तो प्रोडक्शन बढ़ाना रॉन्ग डिसीजन होगा। इंक्रीमेंटल कॉस्ट प्रिंसिपल मैनेजर्स को स्मॉल चेंजेस के इफेक्ट समझने में हेल्प करता है और अननेसेसरी लॉसेस से बचाता है। प्रिंसिपल ऑफ टाइम पर्सपेक्टिव, समय दृष्टिकोण का सिद्धांत। टाइम पर्सपेक्टिव प्रिंसिपल बताता है कि डिसीजन लेते समय शॉर्ट रन और लॉन्ग रन दोनों इफेक्ट्स कंसिडर करने चाहिए। कुछ डिसीजंस शॉर्ट टर्म में प्रॉफिटेबल लगते हैं लेकिन लॉन्ग टर्म में लॉस दे सकते हैं, और कुछ डिसीजंस शॉर्ट टर्म में कॉस्टली लगते हैं लेकिन लॉन्ग टर्म में बेनिफिशियल होते हैं। एग्जाम्पल, कंपनी मेंटेनेंस कॉस्ट बचाने के लिए चीप क्वालिटी रॉ मटेरियल यूज़ करती है। शॉर्ट रन में कॉस्ट कम हो जाएगी लेकिन लॉन्ग रन में प्रोडक्ट क्वालिटी ख़राब होगी, कस्टमर सेटिस्फैक्शन कम होगी और सेल्स गिर सकती है। अगर मैनेजर टाइम पर्सपेक्टिव इग्नोर करता है तो रॉन्ग बिजनेस डिसीजंस हो सकते हैं। इस प्रिंसिपल की हेल्प से मैनेजर फ्यूचर इम्पैक्ट को समझकर डिसीजन लेता है और बिजनेस स्टेबिलिटी मेंटेन करता है। प्रिंसिपल ऑफ डिस्काउंटिंग, छूट डिस्काउंटिंग का सिद्धांत। डिस्काउंटिंग प्रिंसिपल बताता है कि फ्यूचर में मिलने वाली इनकम आज की इनकम के बराबर नहीं होती। फ्यूचर अर्निंग्स को प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करना ज़रूरी होता है ताकि करेक्ट डिसीजन लिया जा सके। रीज़न ये है कि प्रेजेंट मनी को इन्वेस्ट करके इंटरेस्ट अर्न किया जा सकता है लेकिन फ्यूचर मनी में यह बेनिफिट नहीं होता। एग्जाम्पल, कंपनी के पास 2 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन 1 में आज 1 लाख रुपीज़ मिलते हैं, ऑप्शन 2 में 1 लाख रुपीज़ 2 साल बाद मिलेंगे। नॉर्मली अमाउंट सेम लगता है लेकिन प्रेजेंट वैल्यू ज़्यादा वैल्यूएबल होती है क्योंकि आज के पैसे से बिजनेस ग्रो किया जा सकता है। कैपिटल बजटिंग और इन्वेस्टमेंट डिसीजंस में डिस्काउंटिंग प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मैनेजर्स इस प्रिंसिपल की हेल्प से फ्यूचर रिटर्न्स इवैल्यूएट करते हैं और बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन चूज करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ इक्वी मार्जिनल समसीमांत सिद्धांत। इक्वी मार्जिनल प्रिंसिपल बताता है कि रिसोर्सेज का एलोकेशन इस तरह होना चाहिए कि हर यूज से मिलने वाला मार्जिनल बेनिफिट इक्वल हो। अगर किसी यूज से मार्जिनल बेनिफिट ज़्यादा है तो वहाँ रिसोर्सेज बढ़ाने चाहिए और जहाँ मार्जिनल बेनिफिट कम है वहाँ रिसोर्सेज कम करने चाहिए। एग्जाम्पल, कंपनी अपना बजट 2 डिपार्टमेंट्स में यूज़ कर रही है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और मार्केटिंग डिपार्टमेंट। अगर मार्केटिंग में पैसा लगाने से सेल्स ज़्यादा बढ़ रही है और प्रोडक्शन में लगाने से बेनिफिट कम मिल रहा है तो रिसोर्सेज मार्केटिंग में शिफ्ट किए जाने चाहिए। इस प्रोसेस से टोटल बेनिफिट मैक्सिमम हो जाता है और रिसोर्सेज वेस्ट नहीं होते। इक्वी मार्जिनल प्रिंसिपल स्कैर्स रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन इंश्योर करता है और मैनेजरियल एफिशिएंसी बढ़ाता है। इम्पॉर्टेंस ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, मौलिक सिद्धांतों का महत्व। फंडामेंटल प्रिंसिपल्स मैनेजर्स को रैशनल और लॉजिकल थिंकिंग सिखाते हैं। मैनेजर्स इमोशनल डिसीजंस लेने के बजाय डेटा बेस्ड डिसीजंस लेते हैं। रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं। इन प्रिंसिपल्स की हेल्प से रिसोर्सेज का बेस्ट पॉसिबल यूज़ होता है, बिजनेस रिस्क्स रिड्यूस होते हैं, प्रॉफिट्स इम्प्रूव होते हैं और लॉन्ग टर्म ग्रोथ पॉसिबल होती है। फंडामेंटल इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन थ्योरी
मौलिक आर्थिक अवधारणा, लाभ अधिकतमकरण सिद्धांत, मीनिंग ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन थ्योरी। लाभ अधिकतमकरण सिद्धांत का अर्थ। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन थ्योरी बताता है कि किसी भी बिजनेस फर्म का मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट को मैक्सिमम करना होता है। फर्म उस लेवल ऑफ आउटपुट को चूज करती है जहां टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट के बीच का डिफरेंस सबसे ज्यादा होता है। सिंपल लैंग्वेज में समझो, प्रॉफिट का मतलब होता है टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। कंपनी हमेशा ये डिसाइड करना चाहती है कि कितना प्रोडक्शन किया जाए ताकि प्रॉफिट सबसे ज़्यादा मिले। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग मैनेजर ऐसे डिसीजंस लेते हैं जिससे फर्म की ग्रोथ हो, फर्म मार्केट में सरवाइव कर सके और लॉन्ग टर्म सक्सेस अचीव हो। एग्जाम्पल, एक कंपनी मोबाइल फोन्स बनाती है। अगर एक 100 फोन्स बनाने पर प्रॉफिट 1 लाख है और एक 120 फोन्स बनाने पर प्रॉफिट 1.3 लाख है, तो कंपनी एक 120 फोन्स बनाना प्रेफर करेगी क्योंकि प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है। यही प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का बेसिक आइडिया है। अजम्पशंस ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन थ्योरी, लाभ अधिकतमकरण सिद्धांत की मान्यताएं। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज द मेन ऑब्जेक्टिव। लाभ अधिकतमकरण मुख्य उद्देश्य है। इस असम्पशन के अकॉर्डिंग फर्म का मेन फोकस प्रॉफिट पर होता है। सेल्स वॉल्यूम या मार्केट शेयर सेकेंडरी होता है। फर्म ऐसे डिसीजंस नहीं लेती जिससे सेल्स तो बढ़े लेकिन प्रॉफिट कम हो जाए। एग्जाम्पल, अगर प्राइस कम करने से सेल्स बढ़ रही है लेकिन प्रॉफिट घट रहा है तो फर्म उस डिसीजन को अवॉइड करेगी। परफेक्ट नॉलेज ऑफ कॉस्ट्स एंड रेवेन्यू, लागत और आय का पूर्ण ज्ञान। इस असम्पशन में माना जाता है कि फर्म को अपनी कॉस्ट स्ट्रक्चर और रेवेन्यू की पूरी इंफॉर्मेशन होती है। मैनेजर जानता है प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी है, सेलिंग प्राइस क्या है और प्रॉफिट कितना बन रहा है। एग्जाम्पल, अगर मैनेजर को रॉ मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट और इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट क्लियर नहीं है तो करेक्ट प्रॉफिट डिसीजन पॉसिबल नहीं होगा। रैशनल बिहेवियर ऑफ फर्म, फर्म का तर्कसंगत व्यवहार। इस थ्योरी में फर्म को रैशनल माना जाता है। रैशनल बिहेवियर का मतलब होता है लॉजिकल थिंकिंग से डिसीजन लेना। फर्म इमोशंस या गैस पर डिसीजन नहीं लेती बल्कि डेटा और एनालिसिस पर डिसीजन लेती है। एग्जाम्पल, अगर कॉस्ट बढ़ रही है और प्रॉफिट गिर रहा है तो फर्म लॉजिकली प्रोडक्शन लेवल चेंज करेगी, ना कि इमोशनल डिसीजन लेगी। गिवन मार्केट कंडीशंस, दी गई बाजार परिस्थितियाँ। इस असम्पशन के अनुसार मार्केट कंडीशन स्टेबल और नोन मानी जाती हैं। डिमांड और कंपटीशन में सडन चेंज नहीं माना जाता। एग्जाम्पल, अगर डिमांड सडनली गिर जाए तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन डिसीजन चेंज हो जाएगा, लेकिन थ्योरी अज्यूम करती है कि कंडीशन स्टेबल हैं। सिंगल ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म, फर्म का एकमात्र उद्देश्य। इस असम्पशन में फर्म का ओनली वन ऑब्जेक्टिव माना जाता है और वो ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। सोशल वेलफेयर, एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन, एनवायरमेंटल कंसर्न, इन सबको कंसिडर नहीं किया जाता। एग्जाम्पल, फर्म डिसीजन लेते समय सिर्फ ये देखती है कि प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है या नहीं। शॉर्ट रन फोकस, अल्पकालीन दृष्टिकोण। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन थियरी मेनली शॉर्ट रन प्रॉफिट पर फोकस करती है। लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स को सेकेंडरी माना जाता है। एग्जाम्पल, शॉर्ट रन में प्रॉफिट बढ़ाने के लिए कंपनी एडवर्टाइजिंग कॉस्ट कम कर देती है, हालांकि लॉन्ग रन में ब्रांड इमेज इफेक्ट हो सकती है। कंडीशंस ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, लाभ अधिकतमकरण की शर्तें, इक्वालिटी ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट, सीमांत आय और सीमांत लागत की समानता। मार्जिनल रेवेन्यू का मतलब होता है एक एक्स्ट्रा यूनिट बेचने से मिलने वाली एक्स्ट्रा इनकम। मार्जिनल कॉस्ट का मतलब होता है एक एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस करने से आने वाली एक्स्ट्रा कॉस्ट। इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में यूज किया जाता है ताकि ये डिसाइड किया जा सके कि प्रोडक्शन बढ़ाना चाहिए या नहीं। प्रॉफिट उस सिचुएशन में मैक्सिमम होता है जब एक एक्स्ट्रा यूनिट बेचने से मिलने वाली इनकम और उस एक्स्ट्रा यूनिट को बनाने की कॉस्ट
दोनों बराबर होती हैं। इस पॉइंट से पहले एक्स्ट्रा यूनिट बेचने से इनकम ज़्यादा होती है और कॉस्ट कम होती है, तो प्रोडक्शन बढ़ाने से प्रॉफिट बढ़ता है। इस पॉइंट के बाद एक्स्ट्रा यूनिट बनाने की कॉस्ट ज़्यादा हो जाती है और एक्स्ट्रा इनकम कम हो जाती है, तो प्रोडक्शन बढ़ाने से लॉस होने लगता है। एग्जाम्पल, एक कंपनी को एक एक्स्ट्रा यूनिट बेचने से 100 रुपये इनकम मिल रही है और उस यूनिट को बनाने की कॉस्ट भी 100 रुपये है, तो यही प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का बेस्ट पॉइंट माना जाएगा। अगर नेक्स्ट यूनिट में इनकम 90 रुपये हो जाए और कॉस्ट 110 रुपये हो जाए, तो प्रोडक्शन बढ़ाना गलत डिसीजन होगा। मार्जिनल कॉस्ट मस्ट कट, मार्जिनल रेवेन्यू फ्रॉम बिलो, सीमांत लागत का सीमांत आय को नीचे से काटना। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के करेक्ट पॉइंट पर प्रोडक्शन बढ़ाने से पहले कॉस्ट कम होती है और इनकम ज़्यादा होती है। उस पॉइंट के बाद कॉस्ट तेजी से बढ़ती है और इनकम धीरे धीरे कम होती है। इसका मतलब होता है फर्म को उसी लेवल पर प्रोडक्शन स्टॉप करना चाहिए जहां प्रॉफिट मैक्सिमम हो। एग्जाम्पल, शुरुआत में प्रोडक्शन बढ़ाने से मशीन्स का प्रॉपर यूज़ होता है, लेबर एफिशिएंट होता है और कॉस्ट कम रहती है। लेकिन कैपेसिटी लिमिट के बाद ओवर टाइम वेजेस, मशीन ओवरलोड और वेस्टेज बढ़ने लगता है, जिससे कॉस्ट ज़्यादा हो जाती है। इम्पॉर्टेंस ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन थ्योरी, लाभ अधिकतमकरण सिद्धांत का महत्व। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन थ्योरी मैनेजर्स को क्लियर डायरेक्शन देती है कि प्रोडक्शन और प्राइसिंग डिसीजंस कैसे लेने हैं। ये थ्योरी फर्म्स को कॉम्पिटिटिव मार्केट में सर्वाइव करने में हेल्प करती है। रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, ये थियरी रिसोर्सेज का बेस्ट यूज सिखाती है। प्रॉफिट अर्न होने से कंपनी एक्सपेंशन कर सकती है, न्यू टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर सकती है और ग्रोथ अचीव कर सकती है। मैनेजर्स कॉस्ट कंट्रोल और प्लानिंग बेहतर करते हैं, जिससे मैनेजरियल एफिशिएंसी इंप्रूव होती है। एंश्योर सर्वाइवल ऑफ फर्म, फर्म के अस्तित्व को सुनिश्चित करता है। कॉम्पिटिटिव मार्केट में सर्फ वही फर्म सर्वाइव करती हैं जो प्रॉफिट अर्न कर पाती हैं। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन फर्म को मार्केट में टिके रहने में हेल्प करता है। एनकरेजेस एफिशिएंट रिसोर्स यूज, संसाधनों के कुशल उपयोग को प्रोत्साहन। रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन थ्योरी रिसोर्सेज का बेस्ट यूज सिखाती है। वेस्ट रिड्यूस होता है, एफिशिएंसी इंक्रीज होती है। बेसिस ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस, आर्थिक विश्लेषण का आधार कई इकोनॉमिक मॉडल्स और थ्योरीज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होती हैं, इसलिए यह थ्योरी इकोनॉमिक्स का फाउंडेशन मानी जाती है। सपोर्ट्स बिजनेस ग्रोथ, व्यापारिक विकास में सहायक। प्रॉफिट अर्न होने से कंपनी एक्सपेंशन कर सकती है, न्यू टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर सकती है, न्यू मार्केट्स एंटर कर सकती है। इम्प्रूव्स मैनेजरियल एफिशिएंसी, प्रबंधकीय दक्षता में वृद्धि। मैनेजर्स कॉस्ट कंट्रोल करते हैं, बेटर प्लानिंग करते हैं और रिसोर्सेज वाइजली यूज करते हैं। इससे ओवरऑल मैनेजरियल एफिशिएंसी इंप्रूव होती है। यूनिट 2 डिमांड एनालिसिस, इकाई 2 मांग विश्लेषण। मीनिंग ऑफ डिमांड, मांग का अर्थ। डिमांड का मतलब होता है किसी कमोडिटी की वो क्वांटिटी जिसे कंज्यूमर खरीदना चाहता है और खरीदने की एबिलिटी भी रखता है। डिमांड सिर्फ इच्छा से नहीं बनती, बल्कि एबिलिटी टू पे भी ज़रूरी होती है। डिमांड हमेशा 4 इंपॉर्टेंट एलिमेंट से मिलकर बनती है। पहला एलिमेंट है विलिंगनेस टू बाय, यानी खरीदने की इच्छा। दूसरा एलिमेंट है एबिलिटी टू पे, यानी कंज्यूमर के पास पैसा होना। तीसरा एलिमेंट है प्राइस, जिस प्राइस पर कमोडिटी अवेलेबल है। चौथा एलिमेंट है टाइम पीरियड, क्योंकि डिमांड हमेशा किसी स्पेसिफिक टाइम के लिए होती है। अगर इन चारों में से कोई एक भी मिसिंग हो तो डिमांड नहीं मानी जाती। एग्जाम्पल, अगर कोई व्यक्ति एक्सपेंसिव मोबाइल खरीदना चाहता है लेकिन उसके पास पैसा नहीं है, तो ये डिज़ायर है लेकिन डिमांड नहीं है। एग्जाम्पल, अगर कंज्यूमर के पास पैसा है लेकिन वह प्रोडक्ट खरीदना नहीं चाहता, तो भी डिमांड नहीं बनेगी। इसीलिए इकोनॉमिक्स में डिमांड को हमेशा विलिंगनेस और एबिलिटी दोनों के साथ डिफाइन किया जाता है। डिमांड फंक्शन,
मांग फलन। डिमांड फंक्शन डिमांड और उसे अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स के बीच रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करता है। डिमांड सिर्फ प्राइस पर डिपेंड नहीं करती, बल्कि कई फैक्टर्स मिलकर डिमांड डिसाइड करते हैं। डिमांड फंक्शन को इस फॉर्म में लिखा जाता है dx इक्वल्स एफ पी एक्स पाई वाई टी ए। ये फॉर्मूला ये बताता है कि डिमांड किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। dx का मतलब होता है डिमांड ऑफ कमोडिटी x, px का मतलब होता है कमोडिटी x का प्राइस, पाई का मतलब होता है रिलेटेड गुड्स का प्राइस, y का मतलब होता है इनकम ऑफ कंज्यूमर, t का मतलब होता है टेस्ट एंड प्रेफरेंस, a का मतलब होता है एडवर्टाइजमेंट। प्राइस चेंज होने पर डिमांड चेंज हो सकती है। इनकम इंक्रीज होने पर डिमांड इंक्रीज या डिक्रीज हो सकती है। टेस्ट चेंज होने पर डिमांड चेंज हो जाती है। एडवर्टाइजमेंट इंक्रीज होने पर डिमांड बढ़ सकती है। एग्जाम्पल, अगर किसी प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट ज़्यादा होने लगता है तो कंज्यूमर उस प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट होता है और डिमांड इंक्रीज हो जाती है। एग्जाम्पल, अगर इनकम इंक्रीज हो जाए तो कंज्यूमर बेटर क्वालिटी गुड्स खरीदने लगता है, जिससे डिमांड चेंज हो जाती है। डिमांड फंक्शन मैनेजर्स के लिए बहुत यूज़फुल होता है क्योंकि इससे डिमांड प्रेडिक्ट करना आसान हो जाता है। डिमांड कर्व, मांग वक्र। डिमांड कर्व प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच रिलेशनशिप को ग्राफ के थ्रू शो करता है। डिमांड कर्व ये बताता है कि प्राइस चेंज होने पर डिमांड कैसे चेंज होती है। डिमांड कर्व इनवर्स रिलेशनशिप शो करता है, यानी प्राइस और डिमांड ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। प्राइस इंक्रीज होने पर डिमांड डिक्रीज होती है और प्राइस डिक्रीज होने पर डिमांड इंक्रीज होती है। इस रिलेशनशिप की वजह से डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है, यानी लेफ्ट से राइट नीचे की तरफ जाती है। एक्सप्लेनेशन ऑफ डिमांड कर्व डायग्राम। मांग वक्र की व्याख्या। डिमांड कर्व को डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन किया जाता है। वर्टिकल लाइन यानी वाई एक्सिस पर प्राइस शो किया जाता है। हॉरिजॉन्टल लाइन यानी एक्स एक्सिस पर क्वांटिटी डिमांडेड शो की जाती है। ग्राफ में अलग अलग प्राइस लेवल्स पर डिफरेंट क्वांटिटीज डिमांडेड दिखाई जाती हैं। जब प्राइस ज़्यादा होता है तो क्वांटिटी डिमांडेड कम होती है। जब प्राइस कम होता है तो क्वांटिटी डिमांडेड ज़्यादा हो जाती है। इस वजह से डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है। एग्जाम्पल, अगर प्रोडक्ट का प्राइस 100 रुपये है तो कंज्यूमर 10 यूनिट्स खरीदता है। अगर सेम प्रोडक्ट का प्राइस 80 रुपये हो जाए तो कंज्यूमर 15 यूनिट्स खरीदने लगता है। प्राइस कम होने पर कंज्यूमर ज़्यादा क्वांटिटी परचेज करता है और यही इनवर्स रिलेशनशिप डिमांड कर्व में शो होता है। डिमांड कर्व कंज्यूमर बिहेवियर को एक्सप्लेन करने का सबसे इम्पॉर्टेंट टूल माना जाता है। एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। मांग के नियम के अपवाद। लॉ ऑफ डिमांड ये बताता है कि प्राइस बढ़ने पर डिमांड घटती है और प्राइस घटने पर डिमांड बढ़ती है, लेकिन रियल लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं जहां ये रूल अप्लाई नहीं करता। ऐसी सिचुएशंस को एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड कहा जाता है। इन केसेस में प्राइस और डिमांड के बीच नॉर्मल इनवर्स रिलेशनशिप काम नहीं करता। गिवन गुड्स, गिवन वस्तुएं। गिवन गुड्स ऐसी इंफीरियर गुड्स होती हैं जिनकी डिमांड प्राइस बढ़ने पर भी बढ़ जाती है। ये गुड्स जनरली पुअर पीपल कंज्यूम करते हैं। इन गुड्स का स्पेशल बिहेवियर ये होता है कि प्राइस बढ़ने पर कंज्यूमर चीपर सब्स्टिट्यूट की तरफ नहीं जा पाता। प्राइस बढ़ने के बाद भी कंज्यूमर मजबूरी में उसी गुड को ज़्यादा कंज्यूम करता है। इस वजह से प्राइस बढ़ने पर डिमांड बढ़ जाती है, जो लॉ ऑफ डिमांड के अगेंस्ट है। एग्जाम्पल, सस्ते अनाज जो गरीब वर्ग कंज्यूम करता है, प्राइस बढ़ने पर भी उसकी डिमांड कम नहीं होती क्योंकि बेटर ऑप्शन अफोर्डेबल नहीं होता। प्रेस्टीज गुड्स और वेबलिन गुड्स। प्रतिष्ठा वाली वस्तुएं। प्रेस्टीज गुड्स वे गुड्स होती हैं जिन्हें लोग स्टेटस सिंबल के लिए बाय करते हैं। इन गुड्स में प्राइस इंक्रीज होना डिमांड बढ़ने का रीज़न बन जाता है। हायर प्राइस प्रोडक्ट को ज़्यादा अट्रैक्टिव बना देता है क्योंकि लोग उसे स्टेटस और रिचनेस दिखाने के लिए खरीदते हैं। यहाँ कंज्यूमर लॉजिक से नहीं,
सोशल इमेज से डिसीजन लेता है, इसलिए लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता। एग्जाम्पल, डायमंड्स, लग्जरी कार्स, ब्रांडेड वॉचेस। प्राइस ज़्यादा होने के कारण इनकी डिमांड और बढ़ जाती है। फियर ऑफ शॉर्टेज, कमी का भय। जब कंज्यूमर्स को लगता है कि फ्यूचर में किसी प्रोडक्ट की शॉर्टेज हो सकती है, तो वे प्राइस बढ़ने के बावजूद उस प्रोडक्ट को ज़्यादा खरीदते हैं। कंज्यूमर सोचता है कि अगर अभी नहीं खरीदा तो बाद में प्रोडक्ट नहीं मिलेगा या और महंगा हो जाएगा। इस डर की वजह से डिमांड इंक्रीज हो जाती है, भले ही प्राइस बढ़ गया हो। एग्जाम्पल, वॉर टाइम, पैंडेमिक सिचुएशन। फूड ग्रेन्स की डिमांड प्राइस बढ़ने पर भी बढ़ जाती है क्योंकि लोग स्टॉक करना चाहते हैं। स्पेक्यूलेशन, सट्टा। स्पेक्यूलेशन का मतलब होता है फ्यूचर में प्राइस और बढ़ने की एक्सपेक्टेशन से आज गुड्स खरीदना। जब प्राइस ऑलरेडी बढ़ रहा होता है तो कंज्यूमर सोचता है कि आगे और बढ़ेगा। इस एक्सपेक्टेशन की वजह से कंज्यूमर हाई प्राइस पर भी खरीदता है ताकि फ्यूचर में प्रॉफिट मिल सके। इस सिचुएशन में प्राइस बढ़ने के बावजूद डिमांड बढ़ जाती है। एग्जाम्पल, शेयर्स, लैंड, गोल्ड। प्राइस बढ़ने पर भी पीपल बाइंग कंटिन्यू रखते हैं फ्यूचर प्रॉफिट की उम्मीद में। नेसेसरीज ऑफ लाइफ, जीवन की आवश्यक वस्तुएं। नेसेसरीज ऑफ लाइफ वे गुड्स होती हैं जो सर्वाइवल के लिए ज़रूरी होती हैं। इन गुड्स की डिमांड प्राइस चेंज होने पर ज़्यादा चेंज नहीं होती। कंज्यूमर को ये गुड्स हर हालत में खरीदने पड़ते हैं, चाहे प्राइस कितना भी हो। इस वजह से लॉ ऑफ डिमांड वीक हो जाता है। एग्जाम्पल, सॉल्ट, मेडिसिन्स, बेसिक फूड आइटम्स। प्राइस बढ़ने पर भी कंज्यूमर खरीदता ही है। इग्नोरेंस ऑफ कंज्यूमर्स, उपभोक्ताओं की अज्ञानता। कई बार कंज्यूमर्स ये मान लेते हैं कि हायर प्राइस का मतलब बेटर क्वालिटी होता है। इस बिलीफ की वजह से प्राइस बढ़ने पर भी कंज्यूमर ज़्यादा क्वांटिटी खरीद लेता है। ये डिसीजन लॉजिक पर नहीं, इग्नोरेंस पर बेस्ड होता है। इस सिचुएशन में लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं करता। एग्जाम्पल, एक्सपेंसिव मेडिसिन्स, कॉस्मेटिक्स। प्राइस ज़्यादा होने के बावजूद पीपल बाय मोर क्वालिटी बिलीफ की वजह से। चेंज इन फैशन, फैशन में परिवर्तन। जब कोई प्रोडक्ट फैशन में आ जाता है तो प्राइस सेकेंडरी फैक्टर बन जाता है। कंज्यूमर ट्रेंड फॉलो करने के लिए प्राइस इंक्रीज होने पर भी प्रोडक्ट खरीदता है। फैशन डिमांड को इतना स्ट्रॉन्ग बना देता है कि प्राइस का इफेक्ट कम हो जाता है। इस सिचुएशन में भी लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता। एग्जाम्पल, ब्रांडेड क्लोथ्स, ट्रेंडी गैजेट्स। प्राइस बढ़ने के बावजूद डिमांड हाई रहती है क्योंकि प्रोडक्ट फैशन में होता है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की लोच। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब होता है डिमांड कितनी सेंसिटिव है प्राइस, इनकम या रिलेटेड गुड्स के प्राइस में चेंज होने पर। सिंपल लैंग्वेज में इलास्टिसिटी ये बताती है कि किसी फैक्टर में चेंज होने पर डिमांड कितना चेंज करती है। अगर प्राइस थोड़ा सा चेंज होने पर डिमांड बहुत ज़्यादा चेंज हो जाए तो डिमांड इलास्टिक कही जाती है। अगर प्राइस चेंज होने पर डिमांड में बहुत कम चेंज हो तो डिमांड इनइलास्टिक कही जाती है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कंज्यूमर बिहेवियर को समझने में हेल्प करती है और मैनेजर्स के लिए डिसीजन मेकिंग का इम्पॉर्टेंट टूल होती है। एग्जाम्पल, अगर प्रोडक्ट का प्राइस थोड़ा सा कम हो और डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो प्रोडक्ट इलास्टिक डिमांड वाला माना जाएगा। अगर प्राइस बढ़ने पर भी डिमांड लगभग सेम रहे तो प्रोडक्ट इन इलास्टिक डिमांड वाला माना जाएगा। टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की लोच के प्रकार। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेनली 3 टाइप्स की होती है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यहाँ पहले प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को समझते हैं। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मूल्य लॉच
प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ये मेजर करती है कि प्राइस चेंज होने पर क्वांटिटी डिमांडेड कितना चेंज होती है। अगर प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज होने पर डिमांड ज़्यादा रिएक्ट करती है तो इलास्टिसिटी ज़्यादा मानी जाती है। प्राइस इलास्टिसिटी ये बताती है कि कंज्यूमर प्राइस के प्रति कितना सेंसिटिव है। फॉर्मूला ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मूल्य लोच का सूत्र। प्राइस इलास्टिसिटी को इस फॉर्मूला से मेजर किया जाता है। एड इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इस फॉर्मूला से इलास्टिसिटी की डिग्री पता चलती है। केसेस और डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मूल्य लोच की अवस्थाएं। प्राइस इलास्टिसिटी की अलग अलग डिग्रीज होती हैं जो डिमांड के बिहेवियर को एक्सप्लेन करती हैं। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, पूर्ण लोचदार मांग। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड में प्राइस में बहुत छोटा सा चेंज डिमांड में बहुत बड़ा चेंज ले आता है। कंज्यूमर एक फिक्स्ड प्राइस पर कितनी भी क्वांटिटी खरीदने को रेडी होता है, लेकिन प्राइस थोड़ा सा भी बढ़े तो डिमांड ज़ीरो हो जाती है। इस केस में कंज्यूमर प्राइस के लिए बहुत सेंसिटिव होता है। डिमांड कर्व हॉरिजॉन्टल होती है जो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड को शो करती है। ये सिचुएशन मेनली थियोरेटिकल होती है, रियल लाइफ में बहुत रेयर होती है। एग्जाम्पल, अगर मार्केट में सेम प्रोडक्ट बहुत सारे सेलर्स बेच रहे हो तो प्राइस चेंज होने पर कंज्यूमर तुरंत सेलर चेंज कर सकता है। रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, अधिक लोचदार मांग। रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड में प्राइस में थोड़ा सा चेंज डिमांड में बड़ा चेंज लाता है। डिमांड प्राइस के प्रति काफ़ी सेंसिटिव होती है लेकिन इनफाइनाइट नहीं। ऐसे गुड्स के क्लोज सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल होते हैं। डिमांड कर्व कंपैरेटिवली फ्लैट होती है। एग्जाम्पल, अगर ब्रांडेड शूज़ का प्राइस थोड़ा बढ़ जाए तो कंज्यूमर इजीली दूसरे ब्रांड के शूज़ खरीद सकता है, जिससे डिमांड तेजी से चेंज होती है। यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, एकात्मक लोचदार मांग। यूनिटरी इलास्टिक डिमांड में प्राइस और डिमांड में सेम प्रोपोर्शन में चेंज होता है। प्राइस जितने परसेंट से चेंज होती है डिमांड भी उतने ही परसेंट से चेंज होती है। इस केस में टोटल एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रहता है। डिमांड कर्व रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के फॉर्म में होती है। एग्जाम्पल, अगर प्राइस 10% कम हो और डिमांड 10% बढ़ जाए तो डिमांड यूनिटरी इलास्टिक कहलाती है। रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड, कम लोचदार मांग। रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड में प्राइस में बड़ा चेंज होने पर भी डिमांड में छोटा चेंज होता है। कंज्यूमर प्राइस चेंज के बावजूद लगभग सेम क्वांटिटी खरीदता है। ऐसे गुड्स जनरली नेसेसिटीज होते हैं। डिमांड कर्व स्टीप होती है। एग्जाम्पल, अगर बेसिक फूड आइटम्स का प्राइस बढ़ जाए तो कंज्यूमर थोड़ी कम क्वांटिटी खरीदेगा लेकिन डिमांड ज़्यादा नहीं गिरेगी। परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, पूर्ण अलोचदार मांग। परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड में प्राइस चेंज होने पर डिमांड बिल्कुल चेंज नहीं होती। कंज्यूमर फिक्स्ड क्वांटिटी हर प्राइस पर खरीदता है। डिमांड कर्व वर्टिकल होती है। ये सिचुएशन लाइफ सेविंग गुड्स में देखी जाती है। एग्जाम्पल, अगर किसी मेडिसिन की ज़रूरत है तो प्राइस कितना भी हो कंज्यूमर वही क्वांटिटी खरीदेगा। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, एलोच मांग की। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ये बताती है कि कंज्यूमर की इनकम चेंज होने पर डिमांड कितना चेंज करती है। इनकम बढ़ने या घटने से कंज्यूमर का बाइंग बिहेवियर बदलता है और इसी चेंज को इनकम इलास्टिसिटी एक्सप्लेन करती है। ये इलास्टिसिटी ये समझने में हेल्प करती है कि इनकम का इफेक्ट डिमांड पर कितना पड़ता है। मीनिंग ऑफ इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, आई लोच का अर्थ इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर करती है कि इनकम चेंज होने पर क्वांटिटी डिमांडेड में कितना चेंज आता है। इनकम इंक्रीज होने पर डिमांड बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है या सेम भी रह सकती है। इनकम इलास्टिसिटी यही रिएक्शन एक्सप्लेन करती है। फॉर्मूला ऑफ इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, आई लोच का सूत्र,
इनकम इलास्टिसिटी को इस फॉर्मूला से मेजर किया जाता है। A इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन इनकम। इस फॉर्मूला से इनकम इलास्टिसिटी की टाइप पता चलती है। टाइप्स ऑफ इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, आय लोच के प्रकार। इनकम इलास्टिसिटी के डिफरेंट टाइप्स होते हैं जो इनकम और डिमांड के रिलेशन को एक्सप्लेन करते हैं। पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, सकारात्मक आय लोच। पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी तब होती है जब इनकम बढ़ने पर डिमांड भी बढ़ जाती है। इनकम और डिमांड सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं। ऐसे गुड्स को नॉर्मल गुड्स कहा जाता है। इनकम इंक्रीज होने पर कंज्यूमर इन गुड्स की ज़्यादा क्वांटिटी बाई करता है। एग्जाम्पल, इनकम बढ़ने पर बेटर क्वालिटी फूड, बेटर क्लोथ्स, इलेक्ट्रॉनिक्स की डिमांड बढ़ जाती है। नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, नकारात्मक आय लोच। नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी तब होती है जब इनकम बढ़ने पर डिमांड घट जाती है। इनकम और डिमांड ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। ऐसे गुड्स को इंफीरियर गुड्स कहा जाता है। इनकम बढ़ने के बाद कंज्यूमर बेटर सब्स्टिट्यूट्स की तरफ शिफ्ट कर जाता है। एग्जाम्पल, इनकम बढ़ने पर चीप फूड आइटम्स, लोकल ट्रांसपोर्ट की डिमांड कम हो जाती है क्योंकि कंज्यूमर बेटर ऑप्शन चूज करता है। ज़ीरो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, शून्य आय लोच। ज़ीरो इनकम इलास्टिसिटी तब होती है जब इनकम चेंज होने पर भी डिमांड चेंज नहीं होती। इनकम लेवल का इन गुड्स की डिमांड पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ऐसे गुड्स बेसिक नेसेसिटीज होते हैं। कंज्यूमर इनकम कम हो या ज़्यादा इन गुड्स को सेम क्वांटिटी में कंज्यूम करता है। एग्जाम्पल, सॉल्ट, बेसिक मेडिसिन्स इनकम चेंज होने पर भी सेम क्वांटिटी में खरीदी जाती है। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, पार लोच मांग की क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ये बताती है कि एक कमोडिटी की डिमांड दूसरी कमोडिटी के प्राइस चेंज होने से कैसे अफेक्ट होती है। ये इलास्टिसिटी टू गुड्स के बीच रिलेशन को एक्सप्लेन करती है। मैनेजर्स के लिए क्रॉस इलास्टिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि इससे कंपटीशन और मार्केट रिलेशन समझ में आता है। मीनिंग ऑफ क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, पार लोच का अर्थ, क्रॉस इलास्टिसिटी मेजर करती है कि गुड एक्स की डिमांड गुड वाई के प्राइस चेंज होने से कितनी चेंज होती है। ये इलास्टिसिटी ये बताती है कि गुड सब्स्टिट्यूट है, कॉम्प्लीमेंटरी है या अनरिलेटेड है। फॉर्मूला ऑफ क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, पार लोच का सूत्र। क्रॉस इलास्टिसिटी को इस फॉर्मूला से मेजर किया जाता है। EC इक्वल्स टू परसेंटेज change in demand of good X divided by percentage change in price of good Y। Types of cross elasticity of demand, पार लोच के प्रकार। पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, सकारात्मक पार लोच। पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी तब होती है जब एक गुड के प्राइस इंक्रीज होने पर दूसरे गुड की डिमांड इंक्रीज हो जाए। ऐसे गुड्स सब्स्टिट्यूट गुड्स होते हैं। कंज्यूमर एक्सपेंसिव गुड छोड़कर चीपर ऑल्टरनेटिव चूज करता है। एग्जाम्पल, टी का प्राइस बढ़ने पर कॉफ़ी की डिमांड बढ़ जाती है। पेट्रोल का प्राइस बढ़ने पर डीजल की डिमांड बढ़ जाती है। नेगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, नकारात्मक पार लोच। नेगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी तब होती है जब एक गुड के प्राइस इंक्रीज होने पर दूसरे गुड की डिमांड डिक्रीज हो जाए। ऐसे गुड्स कॉम्प्लीमेंटरी गुड्स होते हैं। ये गुड्स एक साथ कंज्यूम किए जाते हैं। एग्जाम्पल, कार का प्राइस बढ़ने पर पेट्रोल की डिमांड कम हो जाती है। पेन का प्राइस बढ़ने पर इंक की डिमांड कम हो जाती है। ज़ीरो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, शून्य पार लोच। ज़ीरो क्रॉस इलास्टिसिटी तब होती है जब एक गुड के प्राइस चेंज होने से दूसरे गुड की डिमांड पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ऐसे गुड्स अनरिलेटेड गुड्स होते हैं।
एग्जाम्पल, शूज और बुक्स, सॉल्ट और टेलीविजन, इनके बीच कोई रिलेशन नहीं होता। कंज्यूमर चॉइस थियोरी, उपभोक्ता चयन सिद्धांत, कंज्यूमर चॉइस थ्योरी ये एक्सप्लेन करती है कि कंज्यूमर लिमिटेड इनकम में मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन कैसे अचीव करता है। कंज्यूमर की इनकम लिमिटेड होती है लेकिन वांट्स अनलिमिटेड होती है, इसलिए कंज्यूमर को केयरफुली डिसाइड करना पड़ता है कि कौन सा गुड कितनी क्वांटिटी में बाय किया जाए। कंज्यूमर चॉइस थियोरी कंज्यूमर के डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को एक्सप्लेन करती है। मीनिंग ऑफ कंज्यूमर चॉइस थियोरी, उपभोक्ता चयन सिद्धांत का अर्थ। कंज्यूमर चॉइस थियोरी बताती है कि कंज्यूमर गुड्स और सर्विसेज इस तरह चूज करता है कि सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम हो। कंज्यूमर हमेशा ट्राई करता है कि लिमिटेड इनकम में बेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स खरीद सके। असम्पशंस ऑफ कंज्यूमर चॉइस थियोरी, उपभोक्ता चयन सिद्धांत की मान्यताएं। कंज्यूमर रैशनल होता है, यानी लॉजिक से डिसीजन लेता है। गुड्स के प्राइसेस गिवन होते हैं और मार्केट में फिक्स्ड होते हैं। कंज्यूमर की इनकम लिमिटेड होती है जिसे वह एक्सीड नहीं कर सकता। कंज्यूमर का मेन ऑब्जेक्टिव सेटिस्फैक्शन मैक्सिमाइज करना होता है। इंडिफरेंस कर्व अप्रोच, उदासीनता वक्र दृष्टिकोण। इंडिफरेंस कर्व अप्रोच कंज्यूमर चॉइस थ्योरी का इम्पोर्टेंट पार्ट है। इस अप्रोच का यूज ये समझने के लिए किया जाता है कि कंज्यूमर डिफरेंट गुड्स के कॉम्बिनेशंस में अपनी सेटिस्फैक्शन कैसे अचीव करता है। मीनिंग ऑफ इंडिफरेंस कर्व, उदासीनता वक्र का अर्थ। इंडिफरेंस कर्व उन कॉम्बिनेशंस को शो करता है जिनमें दो गुड्स होते हैं और हर कॉम्बिनेशन से कंज्यूमर को सेम लेवल की सेटिस्फैक्शन मिलती है। कंज्यूमर एक ही कर्व पर दिए गए किसी भी कॉम्बिनेशन को चूज करें तो उसे सेटिस्फैक्शन में कोई डिफरेंस महसूस नहीं होता, इसलिए कंज्यूमर उन कॉम्बिनेशंस के बीच इंडिफरेंट रहता है। एग्जाम्पल, मान लो कंज्यूमर के पास टी और कॉफ़ी दो गुड्स हैं। एक कॉम्बिनेशन में 2 कप्स टी और 4 कप्स कॉफ़ी हैं और दूसरे कॉम्बिनेशन में 3 कप्स टी और 3 कप्स कॉफ़ी हैं। अगर दोनों कॉम्बिनेशन से कंज्यूमर को सेम सेटिस्फैक्शन मिलती है तो ये दोनों पॉइंट्स सेम इंडिफरेंस कर्व पर होंगे। असम्पशंस ऑफ इंडिफरेंस कर्व अप्रोच, उदासीनता वक्र दृष्टिकोण की मान्यताएं। इंडिफरेंस कर्व अप्रोच कुछ असम्पशंस पर बेस्ड होता है। कंज्यूमर रैशनल होता है, यानी लॉजिक से डिसीजन लेता है, इमोशन से नहीं। कंज्यूमर अपनी प्रेफरेंसेस को रैंक कर सकता है, यानी वो बता सकता है कौन सा कॉम्बिनेशन ज़्यादा अच्छा है और कौन सा कम। मोर गुड्स गिव मोर सेटिस्फैक्शन, यानी कंज्यूमर ज़्यादा क्वांटिटी को कम क्वांटिटी से प्रेफर करता है। अगर बाकी चीज़ें सेम हो, इन असम्पशंस के बिना इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस पॉसिबल नहीं होता। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिफरेंस कर्व, उदासीनता वक्र की विशेषताएं। इंडिफरेंस कर्व लेफ्ट से राइट डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है। इसका मतलब ये होता है कि अगर कंज्यूमर एक गुड की क्वांटिटी बढ़ाता है तो उसे दूसरे गुड की क्वांटिटी कम करनी पड़ती है ताकि सेटिस्फैक्शन सेम रहे। टू इंडिफरेंस कर्व्स कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। अगर ऐसा हो जाए तो कंज्यूमर की प्रेफरेंस क्लियर नहीं रहेगी और एनालिसिस गलत हो जाएगा। हायर इंडिफरेंस कर्व हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन शो करती है। अपर कर्व का मतलब होता है कंज्यूमर के पास गुड्स की क्वांटिटी ज़्यादा है और सेटिस्फैक्शन भी ज़्यादा है। रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी, प्रकट वरीयता सिद्धांत। रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी कंज्यूमर बिहेवियर को एक्चुअल मार्केट बिहेवियर के थ्रू एक्सप्लेन करती है। ये थ्योरी पॉल सैमुएल्सन द्वारा दी गई थी। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग कंज्यूमर की प्रेफरेंस उसके बोले हुए वर्ड से नहीं बल्कि उसके एक्चुअल परचेजेस से पता चलती है। कंज्यूमर क्या कहता है ये इम्पोर्टेंट नहीं होता, कंज्यूमर क्या बाय करता है वही उसकी रियल प्रेफरेंस शो करता है। मीनिंग ऑफ रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी, प्रकट वरीयता सिद्धांत का अर्थ। रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी बताती है कि कंज्यूमर जब मार्केट में अवेलेबल ऑप्शंस में से
एक ऑप्शन चूज करता है तो वही उसकी प्रेफरेंस रिवील करता है। अगर कंज्यूमर किसी अफोर्डेबल बंडल को चूज करता है तो माना जाता है कि वो बंडल उसे बाकी ऑप्शन से ज़्यादा पसंद है। प्रेफरेंस वर्ड्स में नहीं, एक्शन में रिवील होती है। एग्जाम्पल, अगर कंज्यूमर के पास 2 बंडल्स अफोर्डेबल हैं और वो एक स्पेसिफिक बंडल बाय करता है तो वही बंडल उसकी प्रेफरेंस माना जाएगा। अजम्पशंस ऑफ रिवील प्रेफरेंस थियोरी, प्रकट वरीयता सिद्धांत की मान्यताएं। कंज्यूमर रैशनल होता है और बेस्ट डिसीजन लेने की कोशिश करता है। कंज्यूमर हमेशा बेस्ट अफोर्डेबल बंडल चूज करता है जो उसकी इनकम के अंदर हो। कंज्यूमर की प्रेफरेंसेस कंसिस्टेंट होती हैं, यानी आज जो पसंद है वही फ्यूचर में भी रहती है अगर कंडीशन सेम हो। इम्पॉर्टेंस ऑफ रिवील प्रेफरेंस थियरी, प्रकट वरीयता सिद्धांत का महत्व। रिवील प्रेफरेंस थियरी एक्चुअल बिहेवियर पर बेस्ड होती है, ना कि इमेजिनरी असम्पशंस पर। इसलिए ये थ्योरी यूटिलिटी एनालिसिस से ज़्यादा रियलिस्टिक मानी जाती है। इस थ्योरी से कंज्यूमर बिहेवियर को एक्यूरेटली अंडरस्टैंड किया जा सकता है। मैनेजर्स और इकोनॉमिस्ट के लिए ये थ्योरी डिमांड एनालिसिस में बहुत यूज़फुल होती है। यूनिट 3 प्रोडक्शन फंक्शन, इकाई 3 उत्पादन फलन। मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन। उत्पादन फलन का अर्थ। प्रोडक्शन फंक्शन ये बताता है कि इनपुट्स और आउटपुट के बीच कैसा टेक्निकल रिलेशनशिप होता है। इनपुट्स का मतलब होता है लेबर, कैपिटल और दूसरे रिसोर्सेज, और आउटपुट का मतलब होता है फाइनल गुड्स या सर्विसेज जो प्रोड्यूस होते हैं। प्रोडक्शन फंक्शन एक्सप्लेन करता है कि अलग अलग क्वांटिटी के इनपुट्स को कंबाइन करके किस लेवल का आउटपुट प्रोड्यूस किया जा सकता है। ये रिलेशनशिप प्योरली टेक्निकल होता है, इसमें कॉस्ट या प्राइस को कंसिडर नहीं किया जाता। प्रोडक्शन फंक्शन ये भी शो करता है कि गिवन इनपुट्स और गिवन टेक्नोलॉजी के साथ मैक्सिमम कितना आउटपुट प्रोड्यूस किया जा सकता है। एग्जाम्पल, अगर एक फैक्ट्री में 10 वर्कर्स और 5 मशीन्स हैं तो प्रोडक्शन फंक्शन ये बताएगा कि इन वर्कर्स और मशीन से मैक्सिमम कितना प्रोडक्शन पॉसिबल है। प्रोडक्शन फंक्शन को इक्वेशन के फॉर्म में भी लिखा जाता है, Q इक्वल्स एफ एल के। यहाँ Q आउटपुट को शो करता है, L लेबर को शो करता है और K कैपिटल को शो करता है। इसका मतलब ये हुआ कि आउटपुट लेबर और कैपिटल पर डिपेंड करता है। असम्पशंस ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन, उत्पादन फलन की मान्यताएं। प्रोडक्शन फंक्शन कुछ बेसिक असम्पशंस पर बेस्ड होता है। सबसे पहली असम्पशन ये होती है कि टेक्नोलॉजी कांस्टेंट रहती है, यानी प्रोडक्शन प्रोसेस में टेक्नोलॉजी चेंज नहीं होती। दूसरी असम्पशन ये होती है कि प्रोडक्शन शॉर्ट रन या लॉन्ग रन में गिवन कंडीशंस के अंडर होता है। इनपुट्स डिविजिबल और मेजरेबल होते हैं, यानी लेबर को यूनिट्स में काउंट किया जा सकता है और कैपिटल को भी मेजर किया जा सकता है। एनालिसिस को सिंपल रखने के लिए जनरली सर्व 2 फैक्टर्स कंसिडर किए जाते हैं, लेबर और कैपिटल। लेबर और कैपिटल की एफिशिएंसी कांस्टेंट मानी जाती है, यानी वर्कर्स की स्किल या मशीन्स की वर्किंग कैपेसिटी प्रोडक्शन के दौरान चेंज नहीं होती। प्रोड्यूसर का मेन एम ये होता है कि गिवन इनपुट से मैक्सिमम आउटपुट प्रोड्यूस किया जाए। इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन, उत्पादन फलन के महत्वपूर्ण तत्व। प्रोडक्शन फंक्शन को समझने के लिए इसके मेन एलिमेंट्स को समझना बहुत ज़रूरी है। आउटपुट Q, उत्पादन Q। आउटपुट का मतलब होता है गुड्स या सर्विसेज की क्वांटिटी जो प्रोड्यूस की जाती है। प्रोडक्शन फंक्शन ये एक्सप्लेन करता है कि इनपुट्स चेंज होने पर आउटपुट कैसे चेंज करता है। प्रोडक्शन फंक्शन में आउटपुट डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, यानी आउटपुट इनपुट्स पर डिपेंड करता है। एग्जाम्पल, अगर लेबर इंक्रीज किया जाए और कैपिटल सेम रहे तो आउटपुट बढ़ेगा या घटेगा। ये प्रोडक्शन फंक्शन एक्सप्लेन करता है। इनपुट्स, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इनपुट उत्पादन के कारक। इनपुट्स वे रिसोर्सेज होते हैं जिनका यूज़ प्रोडक्शन के लिए किया जाता है। मेजर इनपुट्स में लेबर,
कैपिटल, लैंड और ऑर्गेनाइजेशन आते हैं, लेकिन एनालिसिस को सिंपल रखने के लिए मेनली लेबर और कैपिटल को कंसिडर किया जाता है। लेबर ह्यूमन एफर्ट को रिप्रेजेंट करता है और कैपिटल मशीन्स, टूल्स और इक्विपमेंट को रिप्रेजेंट करता है। एग्जाम्पल, फैक्ट्री में वर्कर्स लेबर होते हैं और मशीन्स कैपिटल होती हैं। टेक्नोलॉजी, तकनीक, टेक्नोलॉजी प्रोडक्शन का मेथड होती है, यानी गुड्स कैसे प्रोड्यूस किए जा रहे हैं। प्रोडक्शन फंक्शन ये अज्यूम करता है कि टेक्नोलॉजी गिवन और कांस्टेंट रहती है। अगर टेक्नोलॉजी इम्प्रूव होती है तो सेम इनपुट से ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस हो सकता है। टेक्नोलॉजी चेंज होने पर प्रोडक्शन फंक्शन शिफ्ट हो जाता है। एग्जाम्पल, मैनुअल मशीन की जगह ऑटोमेटिक मशीन यूज़ करने से सेम लेबर और कैपिटल से ज़्यादा प्रोडक्शन पॉसिबल हो जाता है। टाइम पीरियड, समय अवधि। प्रोडक्शन फंक्शन हमेशा एक गिवन टाइम पीरियड से रिलेटेड होता है। टाइम पीरियड शॉर्ट रन या लॉन्ग रन हो सकता है। शॉर्ट रन में कुछ इनपुट्स फिक्स्ड होते हैं और कुछ वेरिएबल होते हैं। लॉन्ग रन में सारे इनपुट्स वेरिएबल हो जाते हैं। एग्जाम्पल, शॉर्ट रन में फैक्ट्री साइज फिक्स्ड हो सकता है, लेकिन वर्कर्स की नंबर चेंज की जा सकती है। लॉन्ग रन में फैक्ट्री साइज भी इंक्रीज किया जा सकता है। एफिशिएंसी ऑफ फैक्टर्स, उत्पादन कारकों की दक्षता। एफिशिएंसी का मतलब होता है इनपुट्स की प्रोडक्टिविटी। अगर लेबर एफिशिएंट है तो सेम टाइम में ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस होगा। प्रोडक्शन फंक्शन ये अज्यूम करता है कि लेबर और कैपिटल की एफिशिएंसी कांस्टेंट रहती है। एफिशिएंसी इंक्रीज होने पर सेम इनपुट से हायर आउटपुट पॉसिबल होता है। एग्जाम्पल, ट्रेन्ड वर्कर्स अनट्रेन्ड वर्कर्स की तुलना में सेम मशीन्स पर ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूटेबिलिटी ऑफ इनपुट्स, इनपुट की प्रतिस्थापन क्षमता। इनपुट्स को कुछ एक्सटेंट तक एक दूसरे के प्लेस पर यूज़ किया जा सकता है। प्रोड्यूसर प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए इनपुट्स का कॉम्बिनेशन चेंज कर सकता है। लेबर की जगह कैपिटल यूज़ किया जा सकता है या कैपिटल की जगह लेबर यूज़ किया जा सकता है, डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन। प्रोडक्शन फंक्शन इस टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन को एक्सप्लेन करता है। एग्जाम्पल, मशीन इंस्टॉल करने से लेबर की रिक्वायरमेंट कम हो सकती है और प्रोडक्शन फिर भी इंक्रीज हो सकता है। शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, अल्पकालीन उत्पादन फलन। शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन ये एक्सप्लेन करता है कि आउटपुट और इनपुट्स के बीच रिलेशनशिप कैसा होता है जब प्रोडक्शन के समय कम से कम एक फैक्टर फिक्स्ड रहता है। शॉर्ट रन में फर्म के पास लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी होती है। फर्म हर फैक्टर को इमीडिएटली चेंज नहीं कर सकती। यूजुअली शॉर्ट रन में लेबर वेरिएबल होता है और कैपिटल फिक्स्ड होता है। कैपिटल का मतलब होता है फैक्ट्री बिल्डिंग, मशीन्स, टूल्स जिन्हें तुरंत बढ़ाया या घटाया नहीं जा सकता। प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए फर्म लेबर की क्वांटिटी बढ़ाती है। एग्जाम्पल, एक फैक्ट्री में मशीन्स फिक्स्ड हैं, लेकिन डिमांड बढ़ने पर मैनेजर एक्स्ट्रा वर्कर्स हायर करता है ताकि प्रोडक्शन बढ़ाया जा सके। शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस का बेस बनता है, क्योंकि यही लॉ शॉर्ट रन प्रोडक्शन को एक्सप्लेन करता है। लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन, दीर्घकालीन उत्पादन फलन। लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन ये एक्सप्लेन करता है कि आउटपुट और इनपुट्स का रिलेशनशिप कैसा होता है जब प्रोडक्शन के सभी फैक्टर्स वेरिएबल होते हैं। लॉन्ग रन में कोई भी फैक्टर फिक्स्ड नहीं रहता। फर्म प्रोडक्शन का स्केल चेंज कर सकती है, न्यू मशीन्स खरीदी जा सकती हैं, फैक्ट्री साइज बढ़ाया जा सकता है, लेबर और कैपिटल दोनों इंक्रीज किए जा सकते हैं। लॉन्ग रन प्रोडक्शन रिटर्न्स टू स्केल के थ्रू एक्सप्लेन किया जाता है। एग्जाम्पल, अगर कंपनी लॉन्ग टर्म में न्यू प्लांट लगाती है, मशीन्स बढ़ाती है और वर्कर्स भी बढ़ाती है, तो प्रोडक्शन का बिहेवियर रिटर्न्स टू स्केल से समझा जाता है। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस, परिवर्तनशील अनुपात का नियम। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस ये एक्सप्लेन करता है कि आउटपुट कैसे चेंज करता है जब एक फैक्टर वेरिएबल होता है
और बाकी फैक्टर्स फिक्स रहते हैं। यूजुअली लेबर वेरिएबल होता है और कैपिटल फिक्स्ड होता है। एग्जाम्पल, सेम मशीन्स के साथ वर्कर्स की नंबर बढ़ाई जाती है और देखा जाता है कि प्रोडक्शन कैसे चेंज करता है। स्टेजेस ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस, परिवर्तनशील अनुपात के नियम की अवस्थाएं। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस को 3 स्टेजेस में डिवाइड किया जाता है। एक स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स, प्रथम अवस्था बढ़ते प्रतिफल की अवस्था। इस स्टेज में टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजिंग रेट से बढ़ता है। लेबर बढ़ाने पर मार्जिनल प्रोडक्ट भी बढ़ता है। फिक्स्ड फैक्टर का बेटर यूटिलाइजेशन होता है। मशीन्स और स्पेस का प्रॉपर यूज होता है। डिवीजन ऑफ लेबर इंप्रूव होता है जिससे एफिशिएंसी बढ़ती है। एग्जाम्पल, इनिशियली फैक्ट्री में फ्यू वर्कर्स होते हैं तो मशीन्स पूरी तरह यूज नहीं हो पाती। वर्कर्स बढ़ाने पर मशीन्स एफिशिएंटली यूज होने लगती हैं और प्रोडक्शन फास्ट इंक्रीज करता है। ये स्टेज तब तक चलती है जब तक मार्जिनल प्रोडक्ट मैक्सिमम नहीं हो जाता। दो स्टेज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, द्वितीय अवस्था घटते प्रतिफल की अवस्था। इस स्टेज में टोटल प्रोडक्ट अभी भी बढ़ता है लेकिन ग्रोथ स्लो हो जाती है। मार्जिनल प्रोडक्ट डिक्लाइन करने लगता है लेकिन पॉजिटिव रहता है। फिक्स्ड फैक्टर रिलेटिवली स्केर्स हो जाता है। मशीन्स और स्पेस लिमिटेड होने लगते हैं। एक्स्ट्रा लेबर ऐड करने से एफिशिएंसी गिरने लगती है। ये स्टेज सबसे रैशनल स्टेज मानी जाती है। प्रोड्यूसर को इसी स्टेज में ऑपरेट करना चाहिए क्योंकि आउटपुट मैक्सिमम होता है और वेस्टेज नहीं होता। एग्जाम्पल, फैक्ट्री में वर्कर्स ज़्यादा हो जाते हैं तो स्पेस और मशीन्स शेयर करनी पड़ती हैं जिससे एक्स्ट्रा वर्कर्स कम आउटपुट कंट्रीब्यूट करते हैं। 3 स्टेज ऑफ नेगेटिव रिटर्न्स, तृतीय अवस्था नकारात्मक प्रतिफल की अवस्था। इस स्टेज में टोटल प्रोडक्ट डिक्लाइन करने लगता है। मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव हो जाता है। वेरिएबल फैक्टर का ओवर यूज हो जाता है। टू मेनी वर्कर्स सेम मशीन्स यूज करते हैं। फिक्स्ड फैक्टर इनसफिशिएंट हो जाता है। प्रोडक्शन एफिशिएंसी शार्पली गिर जाती है। ये स्टेज इरेशनल होती है और प्रोड्यूसर को इससे बचना चाहिए। एग्जाम्पल, फैक्ट्री में ओवरक्राउडिंग हो जाती है। वर्कर्स एक दूसरे के काम में डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं जिससे टोटल प्रोडक्शन भी कम हो जाता है। नो ऑफ लेबरर्स, ये वेरिएबल फैक्टर है यानी लेबर को लगातार बढ़ाया जा रहा है। टोटल प्रोडक्ट टीपी, टोटल प्रोडक्ट का मतलब है टोटल आउटपुट जो गिवन नंबर ऑफ लेबरर्स से प्रोड्यूस होता है। एवरेज प्रोडक्ट एपी, एवरेज प्रोडक्ट का मतलब है पर लेबर आउटपुट। फॉर्मूला AP इक्वल्स टोटल प्रोडक्ट नंबर ऑफ लेबरर्स मार्जिनल प्रोडक्ट MP। मार्जिनल प्रोडक्ट का मतलब है एक एडिशनल लेबर ऐड करने से आउटपुट में कितना चेंज आया। फॉर्मूला MP इक्वल्स चेंज इन टोटल प्रोडक्ट। एक्सप्लेनेशन ऑफ द टेबल स्टेज वाइज। स्टेज 1 इंक्रीजिंग रिटर्न्स, लेबर 1 से लेबर 3 तक। टोटल प्रोडक्ट तेजी से बढ़ रहा है 50 से 120 तक। मार्जिनल प्रोडक्ट पहले बढ़ता है और फिर धीरे धीरे कम होना शुरू करता है लेकिन पॉजिटिव रहता है। फिक्स्ड फैक्टर का बेटर यूटिलाइजेशन होता है। डिवीजन ऑफ लेबर इम्प्रूव होता है। एवरेज प्रोडक्ट भी इस स्टेज में बढ़ता है और मैक्सिमम पॉइंट तक पहुंचता है। ये स्टेज प्रोडक्टिव स्टेज होती है लेकिन प्रोड्यूसर यहाँ रुकता नहीं है। स्टेज 2 डिमिनिशिंग रिटर्न्स, लेबर 4 और 5 पर। टोटल प्रोडक्ट अभी भी बढ़ रहा है लेकिन ग्रोथ स्लो हो जाती है 140 से 150 तक। मार्जिनल प्रोडक्ट डिक्लाइन करता है लेकिन 0 से ऊपर रहता है। फिक्स्ड फैक्टर रिलेटिवली स्केर्स हो जाता है। दिस इज द मोस्ट रैशनल स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। प्रोड्यूसर को इसी स्टेज में ऑपरेट करना चाहिए क्योंकि आउटपुट मैक्सिमम होता है और वेस्टेज नहीं होता। स्टेज 3 नेगेटिव रिटर्न्स, लेबर 6 पर मार्जिनल प्रोडक्ट 0 हो जाता है। लेबर 7 पर मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव हो जाता है।
और टोटल प्रोडक्ट गिरने लगता है 150 से 147। ओवर क्राउडिंग ऑफ लेबर हो जाती है, फिक्स्ड फैक्टर इनसफिशिएंट हो जाता है, एफिशिएंसी शार्पली गिर जाती है। ये स्टेज रैशनल स्टेज होती है और प्रोड्यूसर को इससे बचना चाहिए। रिटर्न्स टू स्केल, प्रतिफल का नियम, दीर्घकालीन उत्पादन। रिटर्न्स टू स्केल प्रोडक्शन का एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो लॉन्ग रन प्रोडक्शन बिहेवियर को एक्सप्लेन करता है। रिटर्न्स टू स्केल ये बताता है कि जब प्रोडक्शन के सभी फैक्टर्स सेम प्रोपोर्शन में इंक्रीज किए जाते हैं तो आउटपुट में कैसा चेंज आता है। ये कॉन्सेप्ट सिर्फ लॉन्ग रन में अप्लाई होता है, क्योंकि लॉन्ग रन में कोई भी फैक्टर फिक्स नहीं रहता। लेबर, कैपिटल, मशीन्स, फैक्ट्री साइज सभी को चेंज किया जा सकता है। फर्म लॉन्ग रन में अपने प्रोडक्शन के स्केल को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकती है। एग्जाम्पल, अगर कंपनी लेबर डबल करती है, मशीन्स डबल करती है और फैक्ट्री स्पेस भी डबल करती है तो आउटपुट कितना बढ़ेगा। यही रिटर्न्स टू स्केल एक्सप्लेन करता है। मीनिंग ऑफ रिटर्न्स टू स्केल, प्रतिफल का अर्थ। रिटर्न्स टू स्केल का मतलब होता है इनपुट्स और आउटपुट के बीच रिलेशन। जब सभी इनपुट सेम रेशियो में बढ़ाए जाते हैं, ये फर्म के लॉन्ग रन प्रोडक्शन बिहेवियर को एक्सप्लेन करता है। शॉर्ट रन में ये कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होता, क्योंकि शॉर्ट रन में कुछ फैक्टर्स फिक्स्ड होते हैं। रिटर्न्स टू स्केल सिर्फ लॉन्ग रन में अप्लाई होता है, जहां फर्म फ्रीली एक्सपैंड या कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। असम्पशंस ऑफ रिटर्न्स टू स्केल, प्रतिफल के नियम की मान्यताएं। रिटर्न्स टू स्केल कुछ बेसिक असम्पशंस पर बेस्ड होता है। ये माना जाता है कि सभी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वेरिएबल होते हैं, टेक्नोलॉजी कांस्टेंट रहती है, यानी प्रोडक्शन मेथड चेंज नहीं होता। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन सेम प्रोपोर्शन में इंक्रीज किए जाते हैं। प्रोडक्शन को फिजिकल यूनिट्स में मेजर किया जाता है, ना कि वैल्यू टर्म्स में। फर्म का ऑब्जेक्टिव होता है मैक्सिमम आउटपुट प्रोड्यूस करना। टाइप्स ऑफ रिटर्न्स टू स्केल, प्रतिफल के प्रकार। रिटर्न्स टू स्केल को 3 मेन टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, बढ़ते प्रतिफल। इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल तब होता है जब इनपुट्स बढ़ाने की तुलना में आउटपुट ज़्यादा प्रोपोर्शन में बढ़ता है। इसका मतलब ये होता है कि एफिशिएंसी ऑफ फैक्टर्स इंक्रीज हो जाती है, डिवीजन ऑफ लेबर इम्प्रूव हो जाता है और प्रोडक्शन प्रोसेस ज़्यादा स्मूथ हो जाता है। फर्म इकोनॉमीज ऑफ स्केल इंजॉय करती है, यानी पर यूनिट कॉस्ट कम होने लगता है। लार्ज स्केल प्रोडक्शन स्मॉल स्केल प्रोडक्शन से ज़्यादा एफिशिएंट हो जाता है। एग्जाम्पल, अगर लेबर और कैपिटल डबल करने पर आउटपुट डबल से ज़्यादा इंक्रीज हो जाए तो इसे इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल कहा जाएगा। कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल, स्थिर प्रतिफल। कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल तब होता है जब इनपुट्स और आउटपुट सेम प्रोपोर्शन में इंक्रीज होते हैं। इनपुट जितना परसेंट बढ़ता है, आउटपुट भी उतना ही परसेंट बढ़ता है। एफिशिएंसी ऑफ फैक्टर्स सेम रहती है, कोई इम्प्रूवमेंट या डिक्लाइन नहीं होता। इकोनॉमीज और डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल एक दूसरे को बैलेंस कर देती हैं। फर्म ऑप्टिमम स्केल पर ऑपरेट करती है। एग्जाम्पल, अगर लेबर और कैपिटल 50% इंक्रीज किए जाएं और आउटपुट भी एग्जैक्टली 50% इंक्रीज हो तो ये कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल है। डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, घटते प्रतिफल। डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल तब होता है जब इनपुट्स बढ़ाने पर आउटपुट प्रोपोर्शनेटली कम बढ़ता है। एफिशिएंसी ऑफ फैक्टर्स डिक्रीज होने लगती है। फर्म का साइज बहुत बड़ा हो जाने के कारण मैनेजमेंट डिफिकल्ट हो जाता है। कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम, सुपरविजन प्रॉब्लम और वेस्टेज इंक्रीज हो जाती है। डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल अराइज होती हैं, जिससे प्रोडक्शन एफिशिएंसी गिर जाती है। एग्जाम्पल, अगर लेबर और कैपिटल डबल करने पर आउटपुट डबल से कम इंक्रीज हो तो इसे डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल कहा जाएगा। डायग्राम एक्सप्लेनेशन ऑफ रिटर्न्स टू स्केल, प्रतिफल का चित्रात्मक विवरण। रिटर्न्स टू स्केल को ग्राफ की हेल्प से भी समझाया जाता है। वाई एक्सिस पर आउटपुट शो किया जाता है और एक्स एक्सिस पर इनपुट्स शो किए जाते हैं।
इंक्रीजिंग रिटर्न्स में आउटपुट कर्व स्टीप होती है, यानी इनपुट बढ़ाने पर आउटपुट तेजी से बढ़ता है। कांस्टेंट रिटर्न्स में आउटपुट प्रोपोर्शनल इंक्रीज करता है। डिक्रीजिंग रिटर्न्स में आउटपुट कर्व स्लो राइज करती है, यानी इनपुट्स बढ़ाने पर आउटपुट कम रेट से बढ़ता है। डिफरेंस बिटवीन लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस एंड रिटर्न्स टू स्केल। परिवर्तनशील अनुपात और प्रतिफल में अंतर। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस शॉर्ट रन प्रोडक्शन से रिलेटेड है, जहां एक फैक्टर फिक्स्ड रहता है। रिटर्न्स टू स्केल लॉन्ग रन प्रोडक्शन से रिलेटेड है, जहां सभी फैक्टर्स वेरिएबल होते हैं। शॉर्ट रन में स्केल चेंज नहीं किया जा सकता, लेकिन लॉन्ग रन में स्केल चेंज पॉसिबल होता है। यूनिट 4 बिजनेस साइकिल्स व्यापार चक्र। बिजनेस साइकिल का मतलब होता है किसी देश की इकोनॉमी की ओवरऑल एक्टिविटीज में टाइम टू टाइम होने वाले अप्स एंड डाउन्स। इकोनॉमी कभी हमेशा ग्रोथ में नहीं रहती और नहीं हमेशा डिप्रेशन में रहती है। कभी इनकम बढ़ती है, प्रोडक्शन बढ़ता है, जॉब्स बढ़ती हैं, और कभी इनकम गिरती है, प्रोडक्शन कम हो जाता है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाता है। इकोनॉमी की इसी रिपीटेड मूवमेंट को बिजनेस साइकिल कहा जाता है। एग्जाम्पल, जब इकोनॉमी अच्छी चल रही होती है तो फैक्ट्रीज ज़्यादा प्रोड्यूस करती हैं, कंपनीज ज़्यादा लोगों को जॉब देती हैं और लोगों की इनकम बढ़ जाती है। लेकिन जब इकोनॉमी स्लो हो जाती है तो फैक्ट्रीज प्रोडक्शन कम कर देती हैं, जॉब्स कम हो जाती हैं और इनकम भी गिर जाती है। मीनिंग ऑफ बिजनेस साइकिल्स व्यापार चक्र का अर्थ। बिजनेस साइकिल उन फ्लक्चुएशंस को कहते हैं जो इकोनॉमी की ओवरऑल एक्टिविटीज में आते हैं। ये फ्लक्चुएशंस इनकम, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट, प्रोडक्शन और प्राइसेस में दिखाई देते हैं। बिजनेस साइकिल ये दिखाता है कि इकोनॉमी कभी प्रॉस्पेरिटी में होती है और कभी डिप्रेशन में। बिजनेस साइकिल्स रिपीट तो होते हैं, लेकिन फिक्स टाइम पर नहीं आते। हर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बिजनेस साइकिल एक्सपीरियंस करती है। एग्जाम्पल, इंडिया, यूएसए, यूके जैसी इकोनॉमीज में कभी ग्रोथ तेज होती है और कभी स्लो डाउन देखने को मिलता है। नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस साइकिल्स व्यापार चक्र की प्रकृति। बिजनेस साइकिल सिक्लिकल होते हैं, यानी इकोनॉमी एक फेज के बाद दूसरे फेज में जाती है। बिजनेस साइकिल सिर्फ एक इंडस्ट्री को अफेक्ट नहीं करता, बल्कि पूरी इकोनॉमी को अफेक्ट करता है। बिजनेस साइकिल्स रिकरिंग होते हैं, लेकिन रेगुलर नहीं होते। हर बिजनेस साइकिल की ड्यूरेशन डिफरेंट होती है, कुछ शॉर्ट होते हैं, कुछ लॉन्ग। बिजनेस साइकिल्स में इकोनॉमिक एक्टिविटीज में फ्लक्चुएशन होता है। बिजनेस साइकिल्स का इम्पैक्ट इंटरनेशनल लेवल पर भी पड़ता है। एग्जाम्पल, अगर यूएसए में रिसेशन आता है तो उसका इफेक्ट इंडिया की एक्सपोर्ट्स, जॉब्स और मार्केट्स पर भी पड़ता है। फेजेस ऑफ बिजनेस साइकिल्स व्यापार चक्र के चरण। बिजनेस साइकिल को जनरली 4 फेजेस में डिवाइड किया जाता है। प्रॉस्पेरिटी फेज समृद्धि का चरण। प्रॉस्पेरिटी फेज इकोनॉमी का बेस्ट फेज होता है। इस फेज में प्रोडक्शन तेजी से बढ़ता है, फैक्ट्रीज फुल कैपेसिटी पर वर्क करती हैं, कंपनीज ज़्यादा वर्कर्स हायर करती हैं, जिससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, इनकम और प्रॉफिट्स दोनों बढ़ते हैं। गुड्स और सर्विसेज की डिमांड बहुत हाई होती है। हाई डिमांड की वजह से प्राइसेस भी बढ़ जाती हैं। बिजनेसमैन कॉन्फिडेंट होते हैं और फ्यूचर के लिए ऑप्टिमिस्टिक रहते हैं। एग्जाम्पल, जब इकोनॉमी बूम में होती है तो लोग कार्स, मोबाइल्स, हाउसेस ज़्यादा खरीदते हैं, कंपनीज एक्सपेंशन करती हैं और स्टॉक मार्केट भी अच्छा परफॉर्म करता है। रिसेशन फेज मंदी का चरण। रिसेशन फेज प्रॉस्पेरिटी के बाद आता है। इस फेज में इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो हो जाती है, गुड्स की डिमांड धीरे धीरे गिरने लगती है, प्रोडक्शन का ग्रोथ रेट कम हो जाता है, कंपनीज के प्रॉफिट्स घटने लगते हैं, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज रिड्यूस हो जाती हैं, बिजनेसमैन कॉशियस हो जाते हैं और न्यू प्रोजेक्ट्स रोक देते हैं। एग्जाम्पल, जब सेल्स गिरने लगती है तो कंपनीज कॉस्ट कटिंग करती हैं, ओवरटाइम बंद कर देती हैं और हायरिंग स्लो हो जाती है। डिप्रेशन फेज अवसाद का चरण।
डिप्रेशन बिजनेस साइकिल का सबसे सीरियस फेज होता है। इस फेज में प्रोडक्शन शार्पली गिर जाता है। फैक्ट्रीज या तो बंद हो जाती हैं या बहुत कम प्रोडक्शन करती हैं। अनएम्प्लॉयमेंट बहुत तेजी से बढ़ता है। इनकम और प्रॉफिट्स दोनों शार्पली गिरते हैं। डिमांड बहुत लो हो जाती है। प्राइसेस जनरली गिर जाते हैं। बिजनेस कॉन्फिडेंस लोएस्ट लेवल पर पहुंच जाता है। एग्जाम्पल, ग्रेट डिप्रेशन के टाइम बहुत सारी फैक्ट्रीज बंद हो गई थी। लाखों लोग अनएम्प्लॉयड हो गए थे और लोगों के पास बेसिक नीड्स खरीदने के लिए भी पैसे नहीं थे। रिकवरी फेज, पुनरुत्थान का चरण। रिकवरी फेज डिप्रेशन के बाद आता है। इस फेज में इकोनॉमी धीरे धीरे रिवाइव होने लगती है। डिमांड थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगती है। प्रोडक्शन फिर से स्टार्ट होने लगता है। कंपनीज धीरे धीरे हायरिंग शुरू करती हैं। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इंप्रूव होने लगती हैं। इनकम और प्रॉफिट्स बढ़ने लगते हैं। इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज दोबारा शुरू होती हैं। इकोनॉमी अगेन प्रॉस्पेरिटी की तरफ मूव करती है। एग्जाम्पल, गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ाती है, इंटरेस्ट रेट्स कम करती है, जिससे इन्वेस्टमेंट बढ़ता है और इकोनॉमी धीरे धीरे रिकवरी में चली जाती है। थियरीज ऑफ बिजनेस साइकिल्स, व्यापार चक्र के सिद्धांत। इकोनॉमी में बार बार प्रॉस्पेरिटी, रिसेशन और डिप्रेशन क्यों आते हैं? इस सवाल का जवाब देने के लिए इकोनॉमिस्ट ने बिजनेस साइकिल्स की अलग अलग थ्योरीज दी हैं। हर थ्योरी बिजनेस साइकिल को एक अलग कारण से एक्सप्लेन करती है। हॉटरीज मॉनेटरी थियरी ऑफ बिजनेस साइकिल्स, हॉटरे का मौद्रिक सिद्धांत, ये थ्योरी R.G. हॉटरी ने दी थी। इस थ्योरी के अनुसार बिजनेस साइकिल्स का मेन कारण मनी सप्लाई और क्रेडिट सिस्टम में चेंज है। हॉटरी का मानना था कि बैंकिंग सिस्टम बिजनेस साइकिल का हार्ट है। जब बैंक्स आसानी से लोन्स देते हैं और क्रेडिट एक्सपैंड करते हैं तो इकोनॉमी प्रॉस्पेरिटी की तरफ जाती है। इजी लोन्स मिलने से बिजनेसमैन ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं, न्यू फैक्ट्रीज लगती हैं, प्रोडक्शन बढ़ता है, एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ जाते हैं, इनकम बढ़ती है और गुड्स की डिमांड भी बढ़ जाती है। इस स्टेज को प्रॉस्पेरिटी कहा जाता है। एग्जाम्पल, जब बैंक्स होम लोन्स और बिजनेस लोन्स आसानी से देने लगते हैं तो लोग घर खरीदते हैं, कंपनीज एक्सपैंड करती हैं, कंस्ट्रक्शन, स्टील, सीमेंट इंडस्ट्रीज ग्रो करती हैं। लेकिन जब बैंक्स लोन्स देना स्ट्रिक्ट कर देते हैं, इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा देते हैं या क्रेडिट रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं तो इन्वेस्टमेंट कम हो जाता है। बिजनेसमैन नए प्रोजेक्ट्स रोक देते हैं, प्रोडक्शन घट जाता है, डिमांड कम हो जाती है। इससे रिसेशन और फिर डिप्रेशन आ जाता है। इस तरह हॉटरी के अनुसार बिजनेस साइकिल क्रेडिट एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन की वजह से होता है। केन्स थियोरी ऑफ बिजनेस साइकिल्स, केन्स का व्यापार चक्र सिद्धांत, ये थ्योरी जॉन मेनार्ड केन्स ने दी थी। केन्स के अनुसार बिजनेस साइकिल्स का मेन कारण इन्वेस्टमेंट में फ्लक्चुएशन है। इन्वेस्टमेंट डिपेंड करता है एक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स और रेट ऑफ इंटरेस्ट पर। जब बिजनेसमैन को लगता है कि फ्यूचर में प्रॉफिट्स अच्छे होंगे तो वे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं। न्यू मशीन्स खरीदी जाती हैं, न्यू फैक्ट्रीज लगाई जाती हैं, प्रोडक्शन बढ़ता है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है। इनकम बढ़ने से गुड्स की डिमांड बढ़ जाती है। इकोनॉमी प्रॉस्पेरिटी फेज में चली जाती है। लेकिन जब फ्यूचर को लेकर फियर बढ़ जाता है, प्रॉफिट्स की एक्सपेक्टेशन कम हो जाती है या अनसर्टेनिटी बढ़ जाती है तो इन्वेस्टमेंट गिर जाता है। इन्वेस्टमेंट गिरने से प्रोडक्शन कम होता है, एम्प्लॉयमेंट घटता है, इनकम और डिमांड दोनों गिर जाते हैं। इससे रिसेशन और डिप्रेशन आ जाता है। केन्स का मानना था कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग और पॉलिसीज बिजनेस साइकिल की इंटेंसिटी को कम कर सकती हैं। एग्जाम्पल, रिसेशन के टाइम गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट स्टार्ट करती है, रोड्स, ब्रिजेस, रेलवेज बनवाती है, जिससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है और इकोनॉमी रिकवरी की तरफ जाती है। शम्पीटर्स इनोवेशन थ्योरी, शम्पीटर का नवाचार सिद्धांत, ये थ्योरी जोसेफ शम्पीटर ने दी थी। इस थ्योरी के अनुसार बिजनेस साइकिल्स का मेन कारण इनोवेशन है। इनोवेशन का मतलब होता है न्यू प्रोडक्ट, न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू मेथड ऑफ प्रोडक्शन या न्यू मार्केट।
जब इकोनॉमी में इनोवेशन आता है तो इन्वेस्टमेंट बढ़ता है, एंटरप्रेन्योर्स नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करते हैं, न्यू इंडस्ट्रीज डेवलप होती हैं, प्रोडक्शन बढ़ता है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, इकोनॉमी एक्सपेंशन फेज में चली जाती है। लेकिन इनोवेशन का इफेक्ट हमेशा परमानेंट नहीं होता। कुछ टाइम बाद इनोवेशन कॉमन हो जाता है, प्रॉफिट्स कम होने लगते हैं, ग्रोथ स्लो हो जाती है, इन्वेस्टमेंट गिरने लगता है, जिससे रिसेशन और डिप्रेशन आ जाता है। एग्जाम्पल, जब स्मार्टफोन्स आए तो मोबाइल इंडस्ट्री तेजी से ग्रो हुई, लेकिन टाइम के साथ कंपटीशन बढ़ा, प्रॉफिट्स कम हुए और ग्रोथ स्लो हो गई। एंटरप्रेन्योर्स इस थियरी में सेंट्रल रोल प्ले करते हैं। ओवर इन्वेस्टमेंट थ्योरी, अति निवेश सिद्धांत। इस थियरी के अनुसार बिजनेस साइकिल्स एक्सेसिव इन्वेस्टमेंट की वजह से होते हैं। प्रॉस्पेरिटी फेज में बिजनेसमैन बहुत ऑप्टिमिस्टिक हो जाते हैं। वे बिना फ्यूचर डिमांड को प्रॉपर्ली एस्टिमेट किए हैवी इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। फैक्ट्रीज ज़रूरत से ज़्यादा प्रोडक्शन करने लगती हैं, लेकिन डिमांड उतनी नहीं बढ़ती जितनी सप्लाई बढ़ जाती है। एक्सेस सप्लाई की वजह से प्राइसेस गिरने लगते हैं। प्राइसेस गिरने से प्रॉफिट्स कम हो जाते हैं। प्रॉफिट्स कम होने से इन्वेस्टमेंट रुक जाता है और रिसेशन आ जाता है। एग्जाम्पल, रियल एस्टेट सेक्टर में जब बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाते हैं लेकिन बायर्स कम होते हैं तो प्राइसेस गिर जाती हैं और सेक्टर रिसेशन में चला जाता है। साइकोलॉजिकल थ्योरी, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। इस थियोरी के अनुसार बिजनेस साइकिल्स ह्यूमन साइकोलॉजी की वजह से होते हैं। प्रॉस्पेरिटी के टाइम बिजनेसमैन ऑप्टिमिस्टिक होते हैं। ऑप्टिमिज्म की वजह से वे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं और इकोनॉमी एक्सपैंड करती है। लेकिन रिसेशन के टाइम बिजनेसमैन पेसिमिस्टिक हो जाते हैं। फियर और अनसर्टेनिटी की वजह से इन्वेस्टमेंट रोक दी जाती है, प्रोडक्शन घटता है, एम्प्लॉयमेंट कम होता है और इकोनॉमी डिप्रेशन में चली जाती है। इस थियोरी के अनुसार ऑप्टिमिज्म और पेसिमिज्म बिजनेस साइकिल को क्रिएट करते हैं। एग्जाम्पल, जब मार्केट में कॉन्फिडेंस हाई होता है तो लोग इन्वेस्ट करते हैं और जब फियर फैलता है तो इन्वेस्टमेंट रुक जाती है। इफेक्ट्स ऑफ बिजनेस साइकिल्स, व्यापार चक्र के प्रभाव। बिजनेस साइकिल्स प्रोडक्शन और एम्प्लॉयमेंट को अफेक्ट करते हैं। इनकम और प्राइसेस अनस्टेबल हो जाते हैं। बिजनेस प्लानिंग डिफिकल्ट हो जाती है क्योंकि फ्यूचर अनसर्टेन हो जाता है। गवर्नमेंट पॉलिसीज बिजनेस साइकिल से इन्फ्लुएंस होती हैं। डिप्रेशन फेज में पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट जैसी सोशल प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं। यूनिट 5, प्रॉफिट मैनेजमेंट। इकाई 5, लाभ प्रबंधन। मीनिंग ऑफ प्रॉफिट। लाभ का अर्थ, प्रॉफिट का मतलब होता है टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट के बीच का डिफरेंस। जब बिजनेस अपनी सेल से जो इनकम कमाता है, अगर वो इनकम उसकी सारी लागत से ज़्यादा है तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट बचती है वही प्रॉफिट कहलाती है। प्रॉफिट बिजनेस के लिए बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि यही रिस्क लेने और एंटरप्रेन्योरशिप का रिवॉर्ड होता है। बिजनेसमैन रिस्क लेता है, इन्वेस्टमेंट करता है और अनसर्टेनिटी फेस करता है, उसके बदले में प्रॉफिट मिलता है। प्रॉफिट बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव माना जाता है। अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो बिजनेस ना तो सर्वाइव कर पाएगा और ना ही ग्रो कर पाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर किसी फर्म की टोटल सेल्स 10 लाख है और टोटल कॉस्ट 7 लाख है तो 3 लाख प्रॉफिट होगा। मीनिंग ऑफ प्रॉफिट मैनेजमेंट, लाभ प्रबंधन का अर्थ, प्रॉफिट मैनेजमेंट का मतलब होता है बिजनेस के प्रॉफिट को प्लान करना, कंट्रोल करना और मैक्सिमम लेवल तक ले जाना। इसमें ये डिसाइड किया जाता है कि प्रॉफिट कैसे कमाया जाए और कैसे मेंटेन किया जाए। प्रॉफिट मैनेजमेंट में कॉस्ट, रेवेन्यू और मार्केट कंडीशंस का प्रॉपर एनालिसिस किया जाता है। मैनेजर ये देखता है कि कहाँ कॉस्ट कम की जा सकती है और कहाँ रेवेन्यू बढ़ाया जा सकता है। प्रॉफिट मैनेजमेंट बिजनेस को लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने में हेल्प करता है। इससे बिजनेस फ्यूचर में स्टेबल और स्ट्रॉन्ग बनता है। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर कंपनी अननेसेसरी एक्सपेंसेस को कंट्रोल कर ले और सही प्राइसिंग स्ट्रैटेजी अपनाए तो प्रॉफिट ऑटोमेटिकली इम्प्रूव हो जाता है।
ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रॉफिट मैनेजमेंट, लाभ प्रबंधन के उद्देश्य। प्रॉफिट मैनेजमेंट का पहला ऑब्जेक्टिव फर्म के प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना होता है। दूसरा ऑब्जेक्टिव कॉम्पिटिटिव मार्केट में बिजनेस का सर्वाइवल इंश्योर करना होता है। तीसरा ऑब्जेक्टिव अर्निंग्स में स्टेबिलिटी बनाए रखना होता है ताकि इनकम बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट ना करे। चौथा ऑब्जेक्टिव बिजनेस एक्सपेंशन और ग्रोथ को सपोर्ट करना होता है। पांचवा ऑब्जेक्टिव शेयर होल्डर्स और इन्वेस्टर्स को सेटिस्फाई करना होता है क्योंकि प्रॉफिट से ही डिविडेंड मिलता है। मेजरमेंट ऑफ प्रॉफिट, लाभ का मापन। प्रॉफिट को अलग अलग तरीकों से मेजर किया जाता है क्योंकि हर पर्पस के लिए अलग प्रॉफिट कॉन्सेप्ट यूजफुल होता है। अकाउंटिंग प्रॉफिट, लेखांकन लाभ। अकाउंटिंग प्रॉफिट का मतलब होता है टोटल रेवेन्यू माइनस एक्सप्लिसिट कॉस्ट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट वो कॉस्ट होती हैं जिनका एक्चुअल पेमेंट किया जाता है। इसमें वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट, रॉ मटेरियल कॉस्ट जैसी एक्सपेंसेस शामिल होती हैं। अकाउंटिंग प्रॉफिट मेनली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और टैक्स पर्पस के लिए यूज किया जाता है। इसमें इम्प्लिसिट कॉस्ट इंक्लूड नहीं होती। एग्जाम्पल के तौर पर अगर सेल्स 5 लाख है और वेजेस, रेंट, रॉ मटेरियल मिलाकर कॉस्ट 3 लाख है तो अकाउंटिंग प्रॉफिट 2 लाख होगा। इकोनॉमिक प्रॉफिट, आर्थिक लाभ। इकोनॉमिक प्रॉफिट का मतलब होता है टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, जहाँ टोटल कॉस्ट में एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट दोनों कॉस्ट शामिल होती है। इम्प्लिसिट कॉस्ट का मतलब होता है ओन रिसोर्सेज की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जैसे ओनर अपनी बिल्डिंग खुद यूज कर रहा है तो उसका रेंट भी इम्प्लिसिट कॉस्ट माना जाएगा। इकोनॉमिक प्रॉफिट फर्म की रियल प्रॉफिटेबिलिटी को शो करता है। मैनेजरियल डिसीजंस लेने के लिए इकोनॉमिक प्रॉफिट ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर अकाउंटिंग प्रॉफिट 2 लाख है और ओनर की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 1 लाख है तो इकोनॉमिक प्रॉफिट सिर्फ 1 लाख रहेगा। प्रॉफिट प्लानिंग, लाभ नियोजन। प्रॉफिट प्लानिंग का मतलब होता है पहले से डिसाइड करना कि बिजनेस को कितना प्रॉफिट अर्न करना है। ये फ्यूचर ओरिएंटेड प्रोसेस होता है। इसमें सेल्स फोरकास्ट, कॉस्ट एस्टिमेशन और रेवेन्यू प्लानिंग की जाती है। प्रॉफिट प्लानिंग बिजनेस को क्लियर टारगेट्स देता है। इससे अनसर्टेनिटी कम होती है और डिसीजन मेकिंग आसान हो जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर कंपनी यह प्लान करती है कि नेक्स्ट ईयर 20% प्रॉफिट इंक्रीज करना है तो उसी हिसाब से प्रोडक्शन, प्राइसिंग और मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बनाई जाती है। फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रॉफिट, लाभ को प्रभावित करने वाले कारक। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्रॉफिट को डायरेक्टली अफेक्ट करती है। अगर प्रोडक्शन कॉस्ट ज़्यादा होगी तो प्रॉफिट कम हो जाएगा। सेलिंग प्राइस भी प्रॉफिट पर इफेक्ट डालता है। अगर डिमांड स्टेबल है और प्राइस बढ़ाया जाए तो प्रॉफिट बढ़ सकता है। प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा होगी तो सेल्स बढ़ेंगी और प्रॉफिट भी बढ़ेगा। कंपटीशन का लेवल ज़्यादा होने पर प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाता है। एफिशिएंट मैनेजमेंट कॉस्ट कंट्रोल करके प्रॉफिट बढ़ा सकता है। गवर्नमेंट पॉलिसीज जैसे टैक्स और रेगुलेशंस प्रॉफिट को डायरेक्टली इम्पैक्ट करती हैं। इम्प्रूव टेक्नोलॉजी कॉस्ट कम करके प्रोडक्टिविटी बढ़ाती है जिससे प्रॉफिट बढ़ता है। मार्केट कंडीशंस अगर फेवरेबल हो तो बिजनेस आसानी से हायर प्रॉफिट अर्न कर सकता है। कॉन्सेप्ट ऑफ रिस्क, जोखिम की अवधारणा। रिस्क का मतलब होता है ऐसी सिचुएशन जहां फ्यूचर रिजल्ट फुली श्योर नहीं होता लेकिन उसके चांसेस या प्रोबेबिलिटीज का आइडिया होता है। बिजनेस में रिस्क तब होता है जब बिजनेसमैन डिसीजन लेता है लेकिन उसे ये पूरी गारंटी नहीं होती कि रिजल्ट क्या होगा। रिस्क को मेजर किया जा सकता है और एस्टिमेट भी किया जा सकता है क्योंकि प्रोबेबिलिटीज नोन होती हैं। रिस्क बिजनेस का अनअवॉइडेबल पार्ट है। कोई भी बिजनेस बिना रिस्क के नहीं चल सकता। प्रॉफिट को रिस्क लेने का रिवॉर्ड माना जाता है। जो बिजनेसमैन ज़्यादा रिस्क लेता है वह जनरली ज़्यादा प्रॉफिट कमाने की कोशिश करता है। एग्जाम्पल, अगर कंपनी नया प्रोडक्ट लॉन्च करती है तो ये रिस्क होता है क्योंकि डिमांड होगी या नहीं ये श्योर नहीं है लेकिन पास्ट डेटा के बेसिस पर एस्टिमेट किया जा सकता है। टाइप्स ऑफ रिस्क, जोखिम के प्रकार। अब बिजनेस में आने वाले डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्क समझते हैं। बिजनेस रिस्क, व्यापारिक जोखिम। बिजनेस रिस्क डिमांड, कंपटीशन या मार्केट कंडीशंस में चेंज की वजह से होता है। अगर प्रोडक्ट की डिमांड अचानक गिर जाए या कॉम्पिटिटर स्ट्रॉन्ग बन जाए तो बिजनेस रिस्क बढ़ जाता है। एग्जाम्पल, अगर फैशन चेंज हो जाए और प्रोडक्ट आउटडेटेड हो जाए तो सेल्स गिर जाती है। फाइनेंशियल रिस्क,
वित्तीय जोखिम। फाइनेंशियल रिस्क तब होता है जब बिजनेस ज़्यादा बोरोड फंड्स यूज़ करता है। हाई लोन और फिक्स्ड इंटरेस्ट पेमेंट फाइनेंशियल रिस्क को बढ़ा देती है। एग्जाम्पल, अगर कंपनी हैवी लोन लेकर बिजनेस करती है और सेल्स गिर जाए तो इंटरेस्ट पेमेंट डिफिकल्ट हो जाता है। प्रोडक्शन रिस्क, उत्पादन जोखिम। प्रोडक्शन रिस्क मशीन फेलियर या रॉ मटेरियल शॉर्टेज की वजह से होता है। अगर प्रोडक्शन प्रोसेस डिस्टर्ब हो जाए तो सप्लाई और प्रॉफिट दोनों अफेक्ट होते हैं। एग्जाम्पल, अगर फैक्ट्री की मेन मशीन खराब हो जाए तो प्रोडक्शन रुक जाता है। मार्केट रिस्क, बाजार जोखिम। मार्केट रिस्क प्राइस और डिमांड में फ्लक्चुएशन की वजह से होता है। मार्केट कंडीशंस अनस्टेबल होने पर प्रॉफिट अनसर्टेन हो जाता है। एग्जाम्पल, अगर सडनली प्राइस फॉल हो जाए तो कंपनी को लॉस हो सकता है। टेक्नोलॉजिकल रिस्क, तकनीकी जोखिम। टेक्नोलॉजिकल रिस्क रैपिड टेक्नोलॉजी चेंज की वजह से होता है। ओल्ड टेक्नोलॉजी ऑब्सोलीट हो जाती है और न्यू टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करनी पड़ती है। एग्जाम्पल, मैनुअल मशीन्स की जगह ऑटोमेटेड मशीन्स आ जाना ओल्ड फर्म्स के लिए रिस्क क्रिएट करता है। लीगल रिस्क, कानूनी जोखिम। लीगल रिस्क लॉज और गवर्नमेंट रेगुलेशंस चेंज होने से होता है। न्यू टैक्स लॉज या कंप्लायंस रूल्स बिजनेस कॉस्ट बढ़ा सकते हैं। एग्जाम्पल, अगर गवर्नमेंट न्यू एनवायरमेंटल लॉ लागू कर दे तो फैक्ट्री को एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। नेचुरल रिस्क, प्राकृतिक जोखिम। नेचुरल रिस्क फ्लड्स, अर्थक्वेक्स या अदर नेचुरल डिजास्टर्स की वजह से होता है। ये रिस्क बिजनेस के कंट्रोल में नहीं होता। एग्जाम्पल, फ्लड की वजह से फैक्ट्री डैमेज हो जाना। पॉलिटिकल रिस्क, राजनीतिक जोखिम। पॉलिटिकल रिस्क पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी या पॉलिसी चेंजेस की वजह से होता है। गवर्नमेंट चेंज होने से बिजनेस पॉलिसीज बदल सकती हैं। एग्जाम्पल, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी चेंज होने से एक्सपोर्टर्स प्रभावित हो जाते हैं। डिफरेंस बिटवीन रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, जोखिम और अनिश्चितता में अंतर। रिस्क में प्रोबेबिलिटीज नोन होती हैं, इसीलिए रिस्क मेजर किया जा सकता है। अनसर्टेनिटी में प्रोबेबिलिटीज अननोन होती हैं, इसलिए मेजर करना पॉसिबल नहीं होता। रिस्क का इंश्योरेंस किया जा सकता है, जैसे फायर इंश्योरेंस या एक्सीडेंट इंश्योरेंस। अनसर्टेनिटी का इंश्योरेंस नहीं किया जा सकता क्योंकि फ्यूचर टोटली अनप्रेडिक्टेबल होता है। रिस्क का कुछ एक्सटेंट तक प्रिडिक्शन पॉसिबल होता है, लेकिन अनसर्टेनिटी का नहीं। तो ये था हमारा मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का वन शॉट वीडियो। इन वीडियोस को बनाने में काफ़ी टाइम और मेहनत लगती है। नोट्स प्रिपेयर करना, उन्हें प्रॉपरली अरेंज करना और फिर वीडियोस रिकॉर्ड करना। अगर ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा हो तो लाइक और कमेंट कर देना। आपका फीडबैक मुझे मोटिवेट करता है कि मैं और बेहतर तरीके से आपके लिए कंटेंट बनाती रहूं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।